आजकल के दौर के अंदर हर पाकिस्तानी बाहर के मुल्क में या तो सेटल होना चाहता है या किसी वर्क परमिट पे जाना चाहता है। कौन कौन से केसेस आते हैं और कौन से लोग आपसे रब्ता करते हैं जो बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं और सेटल होना चाहते हैं? लोग जितने भी आजकल आ रहे हैं तो उनका पहला क्वेश्चन तो होता है कि हम जाएं कहाँ पे। इंस्टेबिलिटी होने की वजह से हर बंदे के माइंड में ये है कि एक सेकंड ऑप्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा क्यों हुआ है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू इतनी गिर गई? जिस बंदे के पास यहाँ पे बैंक बैलेंस भी बहुत ज़्यादा है उसके ऊपर भी उनको एतराज़ हो सकता है कि ये ऐसा ना हो कि सारे पैसे लेके यहाँ पे आके जो वीज़ाज़ की रेशियो थी वो विजिट वीज़ा की आज से 5 साल पहले कितनी थी और वर्क वीज़ा की कितनी थी, पीआर के लिए कितनी थी या इमिग्रेशन के लिए कितनी थी, और आज के दौर के अंदर ये रेशियोज कहाँ पे स्टैंड कर रही हैं? आपको मिलियंस में जो है वो बैलेंस अब शो करवाना पड़ता है। इतनी ज़्यादा चेंजिंग आ चुकी है सिर्फ 5-7 साल के अंदर अंदर। एक साइलम यूके के अंदर बड़ा आम हुआ है जो गे साइलम के नाम से। 25 से 30 पाकिस्तानीज़ को जानता हूँ यूके में जो कि एप्लीकेशन जिनकी सबमिट हुई हुई है गे एप्लीकेशंस। मेरे जैसे किसी बंदे ने वीज़ा अप्लाई करना है फॉर विजिट पर्पस, तो कौन से ममालिक हैं जिनके अंदर वो अप्लाई कर सकता है और इजीली वीज़ा मिल सकता है ओनली फॉर विजिट पर्पसेस? पाकिस्तानीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। आज के दौर के अंदर स्टडी वीज़ा के लिए अगर आपने किसी मुल्क के अंदर अप्लाई करना है तो वो कौन सा मुल्क हो सकता है? बेहतर कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेबर क्लास के लिए अब कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं अगले कुछ चंद अरसे के अंदर? अभी भी गल्फ जो है वो सबसे बेहतरीन है। मैं एक प्रोसेस डंकी का पहले आपसे समझना चाहता हूँ कि डंकी लगती किस तरह। उनके साथ आगे जाके होने वाला क्या है, उनको सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं कि जी आपको हम यहाँ से बाय रोड लेके जाएंगे, गाड़ियों में बिठा के लेके जाएंगे, वहाँ पे कश्ती का सफ़र सिर्फ 5 मिनट का है, 5 मिनट में आपने यहाँ से वहाँ होना है, टोटल आपको 7 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे और आपको VIP तरीके से जो है वो वहाँ पे पहुँचा देंगे। लोग उसके ऊपर कोई तहकीक नहीं करेंगे। कि जो ईरान का सफ़र है आपका वीज़ा होने के बावजूद वो आसान नहीं है। वो ये नहीं है कि आपको उधर कोई लैंड क्रूज़र या कोई बस या कोई वैगन इंतज़ार कर रही है, आपने पैदल सफ़र करना है। आज सोच रजिस्टर में हमारे साथ अली बाबा ट्रैवल्स के CEO सैयद अली जवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद अली जवाद साहब की पाकिस्तान के अंदर 3 ब्रांचेज हैं जो कि लाहौर, वज़ीराबाद और इस्लामाबाद में मौजूद हैं। सैयद अली जवाद साहब पाकिस्तान के अंदर वीज़ा फाइल प्रिपरेशन के पायनियर हैं। इन्होंने अपने बिजनेस के थ्रू लोगों को जिस चीज़ की आगाही दी कि वीज़ा एक्चुअली फ़ाइल किस तरह होता है। इस पॉडकास्ट के अंदर सैयद अली जवाद साहब ने हमें बताया कि विजिट वीज़ा, वर्क वीज़ा, PR, इमिग्रेशन और डंकी के क्या मामला हैं और पाकिस्तान के अंदर से लोग बाहर के ममालिक में ट्रैवल क्यों करना चाहते हैं। दुबई के वीज़ाज कब खुल रहे हैं और दुबई आप किस तरह ट्रैवल कर सकते हैं और स्पेशली वर्क वीज़ा और लेबर वीज़ाज किस तरह मिल सकते हैं। ये पॉडकास्ट आपके लिए है। इस पॉडकास्ट को एंड तक क्लास में देखिएगा। आजकल के दौर के अंदर हर पाकिस्तानी बाहर के मुल्क में या तो सेटल होना चाहता है या किसी वर्क परमिट पे जाना चाहता है, और ये सिर्फ अमीर बंदे की ख्वाहिश नहीं है बल्कि वो उस बंदे की भी जिसकी आमदन बिल्कुल कलील है और वो यहाँ से बाहर शिफ्ट होना चाहता है या अच्छी एक बेटर लाइफस्टाइल और बेटर अर्निंग के लिए। तो आपका क्योंकि बिजनेस है और आप इस फील्ड से डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं, तो आपका इस बारे में क्या कहना है कि आपके पास इतने किस तरह के कौन कौन से केसेस आते हैं और कौन से लोग आपसे रब्ता करते हैं जो बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं और सेटल होना चाहते हैं? अच्छा, आजकल तो पहले थोड़ा सा ट्रेंड डिफरेंट हुआ करता था। आज से 7-8 साल पहले की अगर हम बात करें तो लोग जो हैं वो घूमने फिरने भी जाना चाहते होते थे। आते थे जी हमने फ़लानी कंट्री में जाना है घूमने फिरने, चाहे वो सिंगल हैं चाहे वो फैमिली वाले हैं या कुछ भी है। लेकिन अभी पिछले 3-4 साल से तो ख़ासा ट्रेंड बदल गया। जितने भी बिज़नेस करने वाले लोग हैं ज़्यादातर उनका रुझान ये है कि कम से कम किसी ऐसे मुल्क में जाके उस मुल्क के हालात देख कर आए जाएँ कि बाद में अगर हमें फैमिली के साथ सेटल होना पड़े तो हम वहाँ पे जाके सेटल हो जाएँ। अब लोगों का नज़रिया बदल गया है। पहले होता था कि चलें घूम फिर के आ जाएँगे। अब घूमने फिरने के लिए सिवाय 2-3 कंट्रीज़ के कहीं पे भी नहीं जाते। अब जहाँ पे भी जाते हैं वो इस माइंडसेट से जाते हैं कि कल को अगर हमें कहीं शिफ्ट होना पड़े या हमें अभी इमीडिएटली शिफ्ट होना पड़े तो हमारे लिए क्या दूसरा मुल्क साज़गार है कि नहीं, ये बड़ा डिफ़रेंस अब आ चुका हुआ है। तो लोग जितने भी आजकल आ रहे हैं तो उनका पहला क्वेश्चन तो होता है कि हम जाएँ कहाँ पे।
और दूसरा उनका ये होता है कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, वहाँ पे जाके हम चाहे वो बहुत अच्छा पाकिस्तान में अर्न कर रहे हो, लेकिन इंस्टेबिलिटी आपको पता है बहुत ज़्यादा है। इंस्टेबिलिटी होने की वजह से हर बंदे के माइंड में ये है कि एक सेकंड ऑप्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आजकल 90% केसेज़ में ऐसा ही आ रहा है कि लोग सेकंड ऑप्शन के बारे में जो है वो पूछते हैं। वैसे ऐसा क्यों हुआ है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू इतनी गिर गई और पाकिस्तान को जिस तरह सैंक्शंस लगे और सारे मामला हुए और इवन दो कि पिछले कुछ अरसे के अंदर दुबई ने भी आपको वीज़ा जो इजीली मिल जाता था वो भी देना बंद कर दिया। पहले कुछ चंद एक शहरों का किया, उसके बाद पूरे पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने सेक्शन लगा दिया कि हम पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं देंगे। तो इसके पीछे क्या रीज़न नज़र आई कि ये वजूहत क्या थी जो सेक्शन लग जाती है पाकिस्तान पे और हमारे पासपोर्ट की इतनी डी वैल्यू क्यों हो रहा है पाकिस्तान का पासपोर्ट? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है, जैसे इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि लोग जब कोई विज़िटर वीज़ा लेकर जाते हैं, टूरिस्ट वीज़ा लेकर जाते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूँढ लेते हैं वहाँ पे, या सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं, या इससे भी वर्स्ट केस में असाइलम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से पाकिस्तानीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस होती हैं। आप देखेंगे कि आज से 7-8 साल पहले वीज़ाज़ अप्लाई करना कितने आसान हुआ करते थे। लोगों को अपॉइंटमेंट्स भी मिल रही होती थी और ईज़िली किसी भी कंट्री की ईज़िली अपॉइंटमेंट अवेलेबल होती थी। आजकल अपॉइंटमेंट्स नहीं है अवेलेबल। क्यों नहीं है अवेलेबल? हालाँकि बहुत सारी एम्बेसीज़ ने एक्स्ट्रा स्लॉट्स भी लगाई हैं, लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो वेटिंग टाइम आजकल मुख्तलिफ़ एम्बेसीज़ का 1-1 साल का चल रहा है। 1-1 साल के बाद को आपको नॉर्मल अपॉइंटमेंट जो है वो मिल रही होती है। तो लोग जो है जब वहाँ पे जाके इस तरह के मामलात करते हैं, एक तो उसके अंदर हमारे वीज़ा रेशियो में बहुत ज़्यादा मसला आता है कि उनको यही लगता है कि जितने भी लोग आएँगे उनमें से ज़्यादातर जो हैं वो यही करेंगे कि वहाँ पे जाके सेटल होने की कोशिश करेंगे। इवन जिस बंदे के पास यहाँ पे बैंक बैलेंस भी बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर भी उनको एतराज़ हो सकता है कि ये ऐसा ना हो कि सारे पैसे लेके यहाँ पे आके यहीं पे ही ना कोई बिज़नेस सेटअप कर लें। क्योंकि ये एक बिन बुलाए मेहमान वाली बिल्कुल जो सही। है वो बात होती है कि आप आ रहे हैं, एक मुल्क में आ रहे हैं, सिर्फ़ एज़ अ गेस्ट तो आप आ रहे हैं, लेकिन आप वहाँ के रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, आप विज़िटर वीज़ा कंडीशंस जो हैं वो उसको आप ब्रीच कर रहे हैं, और इसी वजह से हम पे सैंक्शंस भी लगती हैं। हमें वीज़ा अप्लाई करने में इतनी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, प्लस हर आप देखेंगे हर दूसरे दिन पॉलिसीज़ बदलती जा रही हैं। डॉक्यूमेंटेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्योंकि पाकिस्तान के इंटरनल मामलात नहीं ठीक हैं, कुछ डिप्लोमेटिक रीज़न्स भी होती हैं। उस वजह से भी जो है वो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। एम्बेसीज़ जो हैं वो अपनी पॉलिसीज़ हर वक़्त चेंज करते रहते हैं, और ये ज़्यादा बुरी ही होती जा रही है, ये कोई अच्छी नहीं हो रही है। अच्छा, कुछ अरसे के अंदर ना एक ये भी चीज़ देखी गई कि पहले लोग जो हैं जिस तरह भी आपने बात की कि विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करते थे और उसके बाद फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता वर्क वीज़ा की तरफ आए। अगर आप लेबर क्लास को देखें तो लोग पहले प्रेफर करते थे हम सऊदीया चले जाएं या मिडल ईस्ट की तरफ हम जाएं, और जो विजिट वीज़ाज़ के लिए जो अप्लाई करते थे वो यूएस का वीज़ा आपको बड़ा एक ईजीली एक दौर होता था कि आपको 5 साल का यूएस आंखें बंद करके वीज़ा देता था। कनाडा आपको यूएस की बेस पे जितने आपके पासपोर्ट की मदद है उसका वीज़ा दे देता था। सिंस यू आर इन दिस फील्ड और आप बिजनेस कर रहे हैं, आप अली बाबा ट्रेवल्स के नाम से एक बिजनेस रन कर रहे हैं और आप 10-12 साल से जिस तरह आपने बताया कि आप कंसल्टेशन कर रहे हैं और आपके पास जो हैं लोग आते हैं मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स लेके अपनी, कोई कुछ किसी कंट्री में जाना चाहता है, कोई किसी कंट्री में जाना चाहता है। तो इस एक 10 साल के 12 साल के एक्सपीरियंस से आप मुझे बताएं कि जो वीज़ाज़ की रेशियो थी, वो विजिट वीज़ा की आज से 5 साल पहले कितनी थी और वर्क वीज़ा की कितनी थी या पीआर के लिए कितनी थी या इमिग्रेशन के लिए कितनी थी, और आज के दौर के अंदर ये रेशियोज़ कहाँ पे स्टैंड कर रही हैं? सबसे पहले तो हम विज़िटर वीज़ा की बात करें कि आज से मैं छोटी-सी एक मिसाल दूँगा। आप कोविड से पहले प्री कोविड अगर आप टर्की का भी वीज़ा अप्लाई करते थे ना, तो आपके पास 4-5 लाख की बैंक स्टेटमेंट होती हुँ, थी। यहाँ तक कि आपका काम भी अगर नया होता था, आपने अपने आप को फाइलर नया करवाया हुआ हुँ, होता था, तो टर्की आपको वीज़ा दे देता था। आज के सिनेरियो में आप टर्की से वीज़ा इस तरह से ले ही नहीं सकते हैं। हुँ, यानी आपने अगर बिज़नेस भी रजिस्टर किया हुआ है तो वो भी कमोबेश 1-2 साल पुराना हो, आप एक फाइनेंशियल साइकिल से गुज़रे हुए हों, और आपकी बैंक स्टेटमेंट ये 4-5-7 लाख की तो मायने ही नहीं रखती है ना। आपको मिलियंस में जो है वो बैलेंस अब शो करवाना पड़ता है। हुँ, अब इतनी ज़्यादा चेंजिंग आ चुकी है सिर्फ़ 5-7 साल के हुँ, अंदर-अंदर। और रेशो की अगर बात करें, तो रेशो आज से 2018-19 में बहुत अच्छी रेशो चल रही थी।
पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा जापान ने बहुत ज़्यादा वीज़ाज़ दिए उस टाइम पे, यूके ने बहुत ज़्यादा वीज़ाज़ दिए, नीदरलैंड्स बहुत ज़्यादा वीज़ाज़ दे रहा था। ये अच्छे अच्छे ममालिक हैं जो कि पाकिस्तानीज़ को वीज़ाज़ दे रहे थे। आज अगर हम देखें तो ये इनमें से जितनी भी मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ हैं जिनके वीज़ाज़ पाकिस्तान में आसान हुआ करते थे, आज सबसे टफ़ वीज़ाज़ भी यही हैं। यहाँ तक कि आजकल लोगों को प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ती है कि लोगों को अगर वीज़ा मिल भी जाता है तो वहाँ भी एयरपोर्ट्स पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। वहाँ पे इमिग्रेशन वाले बहुत तंग करते हैं। वहाँ पे इमिग्रेशन वाले बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो आप रेशो जो है वो इस टाइम पे आप यही समझें कि अगर पहले 100 में से 60-70 लोगों को वीज़ाज़ मिल जाते होते थे, या इवन 80-80 लोगों को भी वीज़ा मिल जाते होते थे। 80% अगर आपकी रेशो चल रही होती थी ओवरऑल पाकिस्तान की, तो आज वो शायद 40% पे होगी। यानी आधी इस टाइम पे रेशो हो चुकी हुई है डिफरेंट कंट्रीज़ की भी। और एप्लीकेंट्स जो हैं वो उससे ज़्यादा हो चुके हुए हैं। एप्लीकेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ाज़ अप्लाई कर रहे हैं, वेटिंग टाइम बढ़ता जा रहा है। तो ये बड़ा ड्रास्टिकली आप देखेंगे कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आया है। अच्छा, अली भाई, एक चीज़ ये पहले देखी जाती थी कि आपको यूएस, जब वीज़ा, हम यूएस की तरफ बात करते हैं, इस वजह से कर रहे हैं कि यूएस ना हर बंदे का चाम होता है कि मुझे यूएस पहुंचना है। और जिस तरह यूएस ने मुश्किल किया पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा देना, क्योंकि मुझे भी इतफाक हुआ देखने का, सबसे ज़्यादा लाइन जो है वो यूएस की एम्बेसी के बाहर होती है, और सबसे ज़्यादा रिजेक्शंस भी यूएस एम्बेसी ही दे रहा होता है, और यूएस लोग ट्रैवल भी करना चाहते हैं। पिछले दिनों मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने, उनका यूएस का वीज़ा था, वो एयरपोर्ट गए हैं और पता चलता है कि वीज़ा आपका कैंसिल कर दिया उन्होंने। ये एक मामला बड़ा ही शुरू हुआ। तो इसके पीछे रीज़न ये भी है कि लोग यहाँ से विज़िट वीज़ा पे जाते हैं और वहाँ पे जाके काम शुरू कर देते हैं, और उसके बाद फिर वापस आते हैं और फिर वापस जाते हैं और काम शुरू कर देते हैं। शायद इसके पीछे ये रीज़न है, या इसके पीछे और भी कोई रीज़न हो सकती है? अच्छा, जब आपको एक वीज़ा इशू हो जाता है ना, अभी ख़ास तौर पे अमेरिका का तो हमने पिछले काफ़ी दिनों में ये देखा कि लोगों को वीज़ाज़ मिले हुए हैं, और जब वो ट्रैवल करने के लिए एयरपोर्ट पे पहुँचे हैं तो उनका पता चला है कि उनका वीज़ा ही कैंसिल हो चुका है। उसकी सेवरल रीज़न्स हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है सोशल मीडिया। ओके। आप सोशल मीडिया के ऊपर ऐसा कुछ शेयर करते रहते हैं और कंटिन्यूअसली शेयर करते रहते हैं जो आपकी मॉनिटरिंग हो रही होती है। ऑलराइट। आप जब यहाँ से जाते हैं किसी भी कंट्री में ना, वो उनके पास इख्तियार है कि वो आपका सोशल मीडिया चेक करें। ऑलराइट। जबकि अमेरिका के पास तो सारा सिस्टम ऑलरेडी ही चल रहा मेरा है। ख्याल है जब आप एप्लीकेशन फिल करते हैं यूएस की, तो आप अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स उसके अंदर आप उनको ये मेंशन करते हैं। वाहिद यूएसए है जो कि आपसे एप्लीकेशन में आपकी सोशल मीडिया की सारी डिटेल्स बिल्कुल मांगता ऐसी है। है। तो लोग सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, या ऐसी चीज़ें बोल भी रहे होते हैं। कई दफ़ा कुछ बोलने की वजह से भी जो है वो बुला के आपको, अभी कई लोगों को ईमेल्स आई हैं, जी हमने आपका वीज़ा कैंसिल कर दिया, आपने ट्रैवल नहीं करना इस वीज़े के ओह, ऊपर। ओके। तो अच्छा। उसकी रीज़न्स ये हैं कि उनकी मॉनिटरिंग चल रही है। हम्म। अगर कोई ये समझता है ना कि उसका वीज़ा लगने के बाद जी अब वो तो मैं सेफ है। अमेरिका पहुंच गया और मैं बैग पैक कर लेता हूँ, ऐसा नहीं होता। उनको सब पता चल रहा है, आपने अपनी लाइफ को भी बिल्कुल उसी तरीके से चला के रखना है जैसे जब वीज़ा लेते हुए आपकी चल रही थी। वीज़ा लगने के बाद हो सकता है कि आपने कोई ऐसी एक्टिविटी शेयर कर दी हो जिससे आपकी इंटेंशंस ये शो करें कि आपने वहाँ जाके रुक जाना है, वहाँ जाके वापस नहीं आना। तो वीज़ा लगने का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि बस आप वहाँ पे पहुँच गए हैं। वीज़ा लगने का मतलब ये होता है कि आपने, ये भी चीज़ मैं यहाँ पे इसमें क्लियर कर दूँ, वीज़ा जो है वो एक गारंटी नहीं है आपकी एयरपोर्ट क्लियरेंस की। ओके। ये सिर्फ़ आपको एयरपोर्ट वीज़े तक पहुंचाने का तरीका है। ये एयरपोर्ट तक पहुँचाने का तरीका है। वीज़े का मतलब ये है कि आप मुतल्लिका जो कंट्री है उधर उसके एयरपोर्ट पे पहुँच के रिपोर्ट करें। ओके। उसके बाद इमिग्रेशन ऑफिसर का काम है कि वो जो है वो आपको एंट्री देता है कि नहीं देता है। तो आजकल जो आप खबरें सुन रहे होंगे उसमें सारा यही आ रहा है कि जी किसी को वहाँ से एंट्री नहीं मिली, डिपोर्ट कर दिया, या किसी को ईमेल आ गई कि उसका वीज़ा कैंसिल हो गया, या कोई यहाँ पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे ही जाके उसको पता लग रहा है कि उसका तो वीज़ा ही कैंसिल हो चुका हुआ है और उसको ये पता ही नहीं चल रहा। ये सारी चीज़ें हैं कि वीज़ा लगने के बाद भी आपको बहुत सारी चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, फिर ही आप ट्रैवल कर सकेंगे, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। अच्छा, चलें कैटेगोरिकली चलते हैं। सिंस यू आर डूइंग दिस बिजनेस, तो हम कैटेगोरिकली इसको डिवाइड करते हैं कि आज के दौर के अंदर अगर मेरे जैसे किसी बंदे ने वीज़ा अप्लाई करना है फॉर विजिट पर्पस, तो कौन से ममालिक हैं जिनके अंदर वो अप्लाई कर सकता है और इजीली वीज़ा मिल सकता है ओनली फॉर विजिट पर्पसेस? सर मतलब कि उधर की टूरिज्म एंजॉय करनी है, आपने अपनी फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, कोई टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो विजिट के लिए कौन से ममालिक बेहतरीन है जो वीज़ा भी आपको दे रहे हैं? जो वीज़ा भी दे रहे हैं, पाकिस्तानीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। ये एक बड़ी अहम बात है
कि लिमिटेड ऑप्शंस हैं। अब लिमिटेड ऑप्शंस में से सबसे पहली ऑप्शन आज के लोगों के जहन में क्या आती है? अज़रबैजान, कि हम बाकू चले जाएं, क्योंकि बाकू का वीज़ा घर बैठे आप अप्लाई ऑनलाइन करते मिल हैं, सकता ऑनलाइन 3 दिन में आ जाता है, या अर्जेंट अप्लाई करें तो वो 3 घंटे में भी आ जाता है। तो सबसे जो अहम कंट्री चल रही है पाकिस्तानीज़ के लिए और जो वीज़ा आसानी से दे देता है वो अज़रबैजान है। ओके। इसके अलावा अगर फैमिली वाले सोच रहे हैं कि जी हमने एज अ फैमिली ट्रैवल करना है, तो फिर तो उनको अपनी प्रोफाइल देखनी पड़ेगी। सही। आप अज़रबैजान के लिए तो बैंक स्टेटमेंट भी नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं सिवाय एक पासपोर्ट कॉपी के, और वो आपको वेलकम कर रहे हैं कि आप वहाँ पे आ जाएं। लेकिन आजकल आपने मलेशिया का वीज़ा भी लेना है तो आपने उनको अपने फाइनेंस शो करवाने हैं, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है, तो ही वो आपको वीज़ा जो है वो ग्रांट करेंगे। लेकिन बाकी कंट्रीज़ की निस्बत मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इन कंट्रीज़ के वीज़ाज़ आसान हैं। यहाँ पे भी फैमिलीज़ जो हैं वो ट्रैवल करती हैं। और अच्छे ममालिक की अगर बात करें जो यूरोपियन साइड है, या फिर यूएस, कनाडा, यूके वगैरह, या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह, तो उसमें तो आपको जो है ना सबसे पहले इन्हीं ममालिक से घूम फिर के ही जाना पड़ेगा, आपको ट्रैवल हिस्ट्री भी बनानी पड़ेगी। ओके। या फिर कई दफ़ा ऐसा होता है कि कई लोगों को फ्रेश पासपोर्ट्स पे भी वीज़ाज़ मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलते, लेकिन उनका बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। ओके। सपोज़ अगर एक 18th ग्रेड का ऑफिसर जो है, उन्होंने शायद अगर दुनिया नहीं घूमी हुई, लेकिन वो अगर वीज़ा अप्लाई करने के लिए अमेरिका की लाइन में खड़े हो जाएंगे तो उनको वो वीज़ा मिल जाएगा। वीज़ा मिल जाएगा। ओके। इसी तरह अगर एक बिजनेसमैन है, वो टैक्स बड़ा अच्छा दे रहा है, यूके का वीज़ा जो है वो टैक्स की रिटर्न्स बहुत अच्छी हों तो आपको वीज़ा मिल जाता है। अगर आपका पासपोर्ट फ्रेश है, कुछ भी है, लेकिन यूके ने आपकी फाइनेंशियल्स देखनी है, तो अगर आपकी फाइनेंशियल्स अच्छी हैं तो भी आपको वीज़ा मिल जाएगा। सही है। तो ये सारा कुछ डिपेंड करेगा कि आपकी प्रोफाइल कैसी चल रही है, और आप जो है वो सही वक्त भी इसके में बड़ा ज़रूरी है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई एम्बेसी जो है वो उस टाइम पे बहुत सख्त हुई हुई होती है, मूड नहीं स्ट्रिक्ट अच्छा हुई हुई उनका। होती है, उसका मूड नहीं ठीक होता, तो वो लोग फिर भी कॉन्टिन्यूसली अप्लाई किए जा रहे होते हैं। सपोज़ एक साहब के वीज़े लगे हुए थे हमारे पास, 7 दफ़ा उन्होंने शेंजन ट्रैवल किया हुआ है, और एक ही कंट्री से ट्रैवल किया हुआ है। ओके। बार बार उसी कंट्री का वीज़ा ले रहे थे। 8वीं दफ़ा जब उन्होंने अप्लाई किया तो वो कंट्री वैसे ही वीज़ा नहीं दे रही थी, ओके। उनके साथ उनका कोई इशू चल रहा था, तो उन्होंने उनका वीज़ा भी रिफ्यूज़ कर दिया। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप रॉन्ग टाइम पे वीज़ाज़ भी अप्लाई कर देते हैं। आप अगर जनवरी फरवरी में किसी ऐसे मुल्क का वीज़ा अप्लाई करें जहाँ पे सिर्फ बर्फ़ ही पड़ी हुई है, तो हो सकता है कि वो आपको वीज़ा ही ना दें। बिल्कुल ऐसी है। या आप बड़े गलत सीज़न में आप दुबई जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, बहुत सारे लोग जाते हैं, किसी का भी ये माइंड नहीं होता कि वो जून जुलाई में दुबई जाए, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है ना? बहुत आपने कम गर्मी टूरिस्ट होगी। देखे होंगे, रश नहीं होगा, लेकिन आप दिसंबर जनवरी की बात करेंगे तो वहाँ पे रश बहुत होगा। ज़्यादा होगा। बिल्कुल ऐसी है। अभी दुबई के वीज़े पे भी आपके साथ बात करेंगे। दुबई में भी इस टाइम पे मामलात कितने बुरे चल रहे हैं कि पाकिस्तानियों को वो भी वीज़ा आसानी से नहीं नहीं मिल मिल रहा। रहे। बिल्कुल ऐसी तो है। लोगों को जो है वो बहुत डिफरेंट तरीक़ों से जो है ना वो हम दुबई के ऊपर एक पूरा क्वेश्चन हाँ, करेंगे, बिल्कुल। जो लोग जानना चाहते हैं कि दुबई वीज़ा क्यों नहीं दे रहा और क्या आगे तरीका है दुबई के लिए। लेकिन उससे पहले अभी आपने सिंगापुर का नाम लिया। सिंगापुर भी कुछ एक अरसे के अंदर एक और एक्सपीरियंस है। मेरा एक दोस्त है, ही इज़ अ वेरी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, उनका मलेशिया का वीज़ा लग गया, थाईलैंड का लग गया, लेकिन सिंगापुर ने उनको रिजेक्ट कर दिया। उसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है? सिंगापुर के पीछे भी यही रीज़न है कि सिंगापुर में भी जो लोग हैं, चूँकि वो उस रीजन के अंदर, सिंगापुर आपको पता है कि एक वेल्दीएस्ट कंट्री है, बिल्कुल ऐसी है। और वो वहाँ पे तो बिल्कुल भी किसी भी इलीगल इमिग्रेंट को नहीं चाहते कि वहाँ पे कोई ओवर स्टे करे या कुछ भी हो। लोगों ने सिंगापुर को भी दूसरा दुबई समझ लिया हुआ था बिल्कुल ऐसी है। कि लोग जाते थे, पहले दुबई जाते होते थे। दुबई का तो एक ट्रेंड था ना कि लोग जाते हैं वहाँ जाके जॉब सर्च करते हैं, महीना 2 महीने का वीज़ा होता है या किसी तरीके से कन्वर्ट करवा लेते हैं। तो लोगों ने सिंगापुर को भी दूसरा दुबई समझ लिया हुआ था। सिंगापुर का वीज़ा भी चूँकि इसी तरह से ही लग जाता था कि आपने पासपोर्ट, आईडी कार्ड और पिक्चर देनी है और आपका वीज़ा जो है वो ग्रांट हो जाता था। लोग वहाँ जाते थे और जब जाके वहाँ पे देखते थे कि यहाँ के तो हालात ही बहुत अच्छे हैं, और तो वो वहाँ पे जाके भी सेटलमेंट करने की कोशिश करते थे। इसी वजह से सिंगापुर ने भी काफ़ी ज़्यादा स्क्रूज़ टाइट कर दिए पाकिस्तानीज़ के, कि अब आप अगर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको अकेले को वीज़ा ना मिले, फैमिली के साथ, कपल के साथ आप वीज़ा अप्लाई करें तो आपके चांसेस होंगे कि आपको वीज़ा मिल जाए। कि अगर किसी ने आना है तो एज़ अ फैमिली आए, तो फैमिली के साथ अगर कोई जाएगा तो डेफ़िनेटली उसका ये नहीं होगा मैं पूरी फैमिली को इधर स्टे करवा दूँ, क्योंकि वो उनके लिए बड़ा कॉस्टली होगा। सिंगापुर इटसेल्फ एक वेरी कॉस्टली कंट्री है। बिल्कुल ऐसी है।
इसी वजह से जो है वो सिंगापुर ने भी स्क्रू टाइट किए हैं पाकिस्तानीज़ के। ओके, चलें नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो स्टडी वीज़ा की है। स्टडी वीज़ा के लिए क्योंकि एक अरसा था कि यूके जो है वो टॉप पे था फॉर स्टडी पर्पसेस, और अब उसके बाद कनाडा आ जाता था, यूएस आ जाता था, ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा एक चार्म था यहाँ पे पाकिस्तानियों के लिए कि वो यहाँ से बैचलर्स की डिग्री करते थे स्टूडेंट्स और स्टडी वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया चले जाते थे और वहाँ जाके फिर पीआर अप्लाई कर देते थे और ये एक मामला चलता रहता था। आज के दौर के अंदर स्टडी वीज़ा के लिए अगर आपने किसी मुल्क के अंदर अप्लाई करना है तो वो कौन सा मुल्क हो सकता है? स्टडी वीज़ा के लिए अगर आपने आज के दौर में अप्लाई करना है तो जर्मनी से बेहतर कोई भी ऑप्शन नहीं है। ऑलराइट। जर्मनी इस टाइम पे प्रॉपर इंटरव्यू के साथ प्रॉपर जो स्टूडेंट्स हैं उनको वीज़ा दे रहा है। यूके का तो आपने सिनेरियो देखा होगा कि यूके ने जब 2004, 5, 6 में वीज़ाज़ देना शुरू किए थे तो हर उस शख्स को भी वीज़ा मिल गया था जो शायद लारी अड्डे भी नहीं जा सकता था। लेकिन जर्मनी जो है वो प्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए कंट्री है। ऑलराइट। अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे ज़्यादा हैं, ओके। आईटी सेक्टर वहाँ का सबसे अच्छा चल रहा है और पूरे यूरोप में अगर हम देखें तो ये किंग है पूरे यूरोप का। तो स्टडी वीज़ा भी वो उसी तरह से ही देते हैं और उसके पीछे एक लॉजिक है ना कि जितने अच्छे पढ़े लिखे लोग वहाँ पर आएंगे तो उतना ही उन लोगों को भी फ़ायदा होगा। बिल्कुल ऐसे ही। बजाय इसके कि जिस तरह बाकी कंट्रीज़ ने वीज़ाज़ दिए, लोग इलीगल इमिग्रेंट हो गए। लेकिन अगर आप प्रॉपर स्टूडेंट्स को वीज़ाज़ देंगे जिनका बैकग्राउंड वैसे ही स्ट्रॉन्ग है, अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान से पढ़ कर आ रहे हैं, अच्छे कॉलेजेस से आ रहे हैं, तो उनको इतना ही फ़ायदा वो जर्मनी की इकॉनमी में भी होगा और उनकी जो वहाँ पे मैन फ़ोर्स है वो बढ़ेगी। इसलिए जर्मनी इस टाइम पे सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। इसके अलावा और भी ऑप्शन हैं, जैसे आजकल लोग फ़िनलैंड की तरफ भी जा रहे हैं, बट वहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे आप जो है वो काम नहीं कर सकते हैं, अगर मिलता ही नहीं है ना, अगर आपको अलाउ भी हो तो आपको नहीं मिलता है। लेकिन जर्मनी में आपको कम से कम काम भी मिलता है, आपको अलाउ भी होता है और प्लस आप जो है वो वहाँ पे अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर क्या होता है कि अगर आप वहाँ पे स्टडी भी कर रहे हैं तो उसमें आप अगर मास्टर लेवल पे चले जाते हैं तो आपको अच्छे खासी रियायत भी मिलती है कि आपकी कुछ फ़ीस जो है वो उसके अंदर आपको डिस्काउंट भी हो जाता ओके। है, सारे मामलात होते हैं। तो जर्मनी से अच्छी और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं है, क्योंकि यूके का पिछले अरसे के अंदर कुछ अरसे के अंदर पहले ये था कि वो स्पाउस के साथ आप ट्रैवल कर सकते थे ऑन योर स्टूडेंट वीज़ा, मतलब एक डिपेंडेंट आपके साथ जा सकता था और वो फुल टाइम उसको आप काम करने की इजाज़त मिलती थी। मेरा ख्याल है यूके ने उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिए कि अब आप स्पाउस साथ नहीं लेके आ सकते, और वो पहले उन्होंने बैचलर्स डिग्री तक उन्होंने उसको सैंक्शन लगाई, अब उन्होंने तमाम डिग्री के ऊपर लगा दी है, मेरा ख्याल है पीएचडी के अलावा। तो अब जर्मनी अगर मैं पहुंच जाता हूँ, मैंने स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जाता हूँ, मैं जर्मनी पहुंच जाता हूँ और मैं वहाँ जाके अपनी स्टडीज़ मुकम्मल कर लेता हूँ, जर्मनी मुझे वापस भेज देगा या मुझे पीआर की ऑफ़र करेगा? आपको वापस नहीं भेजेगा जर्मनी, आप वहाँ पे उसके एक्सटेंड कर सकते हैं हम्म। उसको। आप वहाँ पे जॉब सर्च के लिए वहाँ पे जो है वो आपको टाइम दिया जाता है हम्म। कि आपने इतने टाइम में जॉब सर्च करनी है। अगर आपको वहाँ पे जॉब वगैरह मिल जाती है तो आप उसको कन्वर्ट कर जिस सकते तरह हैं। यूके एक पीएसडब्ल्यू देता था, बिल्कुल ऐसे ही है, इस तरह उधर भी जर्मनी भी ऑफ़र करता बिल्कुल है, ऐसे ही है। और उसके बाद अगर आपको जॉब मिल जाती है और हुँ। उसको आपको 3 साल का वीज़ा देते हैं जिस वो तरह आपको यूके देता था। 2 ईयर्स के लिए आपको जो है वो एक्सटेंशन आपको ठीक है। मिल जाती है और उसके बाद आपका देखा जाता है कि वहाँ पे क्योंकि पीआर लेने के लिए तो आपको पता है कि वहाँ पे लैंग्वेज वगैरह भी आपको जो है सीखनी वो पड़ती है। प्रॉपर सीखनी पड़ती है, उनके लेवल्स हैं उनको हम्म। कंप्लीट करना पड़ता है, तो फिर जाके आपको पीआर के लिए आप एलिजिबल होते हैं। ऑलराइट। लेकिन आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाके वहाँ पे जो है वो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कर अगर सकते आपकी वहाँ पे आपने अपना टेन्योर पूरा कर लिया हैं। तो। ओके, अगली कैटेगरी पे हम आते हैं। पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बाद पाकिस्तान के हालात डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया के अंदर काफ़ी अच्छे होते नज़र आ रहे हैं, और उसके अंदर हमारे एक बहुत पुराने दोस्त सऊदीया ने भी हमारी तरफ हाथ बढ़ाया और हमारी बड़ी दोस्ती अब आजकल चल रही है, बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है, और कुवैत ने भी कुछ सैंक्शन जो थी उन्होंने ख़त्म कर दिए, आपको वर्कर्स को वीज़ा दे रहे हैं। लेबर क्लास के लिए जो हमारी लेबर क्लास है और जो पाकिस्तान के अंदर जो उस तरह अर्न नहीं कर सकती, जो क्योंकि एक लेबर क्लास एक ऐसी क्लास है कि जो यहाँ से दूसरे मुल्कों में जाती है, वहाँ पे कुछ क्योंकि सऊदीया एक टाइम होता था कि सऊदीया आपको वो एक शिरका होता था या एक कंपनी होती थी जो आपको एक वीज़ा ऑफ़र करती थी, आपकी सारी रहने सहने के सारे मामला वो देख रही होती थी, आप उधर लेबर एज अ लेबर काम करते थे और उसके बाद आपको जब वो वीज़ा या कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता था आपको वापस भेज दिया जाता था। तो लेबर क्लास के लिए अब कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं अगले कुछ चंद अरसे के अंदर? लेबर क्लास के लिए भी अभी भी गल्फ़ जो है वो सबसे बेहतरीन है। अच्छा। गल्फ़ में जो है वो चूँकि पाकिस्तान के रिलेशंस काफ़ी बेहतर होते जा रहे हैं ममालिक के साथ। सऊदी अरेबिया ने जो है वो आपका वीज़ा कभी भी बंद नहीं किया है। आपको पता है कि सिर्फ़ हज के सीज़न में वो शायद वो एक करते हैं। टेम्परेरीली हाँ जी। स्टॉप करते हैं, वो सारी दुनिया के लिए बिल्कुल करते ऐसे ही। हैं। सऊदी अरेबिया ने कभी वीज़ा बंद नहीं किया, ना ही अब तो उनके साथ टाइज़ भी बड़े अच्छे हैं अच्छा। और वो उनके साथ मामला चलेगा।
कतर भी इस टाइम पे पाकिस्तानीज़ को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहा है। वहाँ पे भी लेबर क्लास जो है वो इस टाइम पे भी लोग वीज़ाज़ वगैरह ले रहे हैं, वर्क वीज़ा ले रहे हैं, कतर जा रहे हैं। कुवैत ने जो बड़ा अच्छा काम किया कि पाकिस्तानीज़ के लिए वीज़ाज़ जो हैं वो ओपन कर दिए। आज जो है वो काफ़ी सारे लोग अब तक जा भी चुके हैं वहाँ पे, जो कि पिछले 15 साल से शायद नहीं जा पा रहे थे। उनको वीज़ाज़ नहीं मिल रहे थे या उनकी किसी क्योंकि पाकिस्तान के पास तो डिमांड ही नहीं आती थी ना उन कंट्रीज़ से। लेकिन अब डिमांड्स वगैरह आ रही हैं। ओमान इसी तरह से चल रहा है, बहरीन इसी तरह से चल रहा है कि ये इन्होंने पाकिस्तानीज़ के वीज़ाज़ स्टॉप कभी भी नहीं किया और ना ही ये आगे फ्यूचर में करते उम्मीद हुए है नजर कि नहीं आ रहे। सिर्फ एक यूएई है। और यूएई भी ऐसे है कि जैसे अभी इनके साथ भी रिलेशन मज़ीद बेहतर होंगे तो ये भी सारे मामलात खुल जाएंगे खुल जाएंगे। खुल जाएंगे। चलें, आखिरी एक हम उसकी तरफ आते हैं जो लोग पाकिस्तान से बिल्कुल दिल हार चुके हैं और जो कहते हैं कि बस यहाँ से साड़ी जान छुड़ाओ ते पासपोर्ट सारा बदल दो ते जो पीआर के और इमिग्रेशन के और जो पूरी फैमिली लेके किसी और मुल्क में सेटल होना चाहते हैं, क्योंकि पिछले कुछ एक अरसे के अंदर यूरोप के अंदर पुर्तगाल ने और स्पेन ने एक स्कीम निकाली थी कि आप इतने इतने यूरोज़, आप इतने 100,000 यूरोज़ यहाँ पे इन्वेस्ट करें या कोई प्रॉपर्टी खरीदें या कोई बिजनेस करें, आपको हम वीज़ा दे देंगे। इसी तरह कनाडा ने भी कुछ निकाली थी, लेकिन अब वो काफ़ी ऊपर चली गई। और उसके बाद कनाडा की एक्सप्रेस एंट्री का बड़े अरसे से चल रहा है, जिसकी वजह से कनाडा के अंदर बड़े मसले मसाइल भी चल रहे हैं और हर दूसरे बंदे की नज़र भी आता है कि वो कनाडा की तरफ जाना चाहता है क्योंकि आसानी से मिल जाता है। यूएस का एक ग्रीन कार्ड की स्कीम होती थी जो कि ट्रम्प के आने के बाद काफ़ी महंगी हो गई, लेकिन एक वो स्कीम होती थी, या ऑस्ट्रेलिया के भी इसी तरह की कुछ स्कीम्स निकलती रहती। तो जो लोग पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं, जो कौन से ममालिक हैं जहाँ पे इजीली आज के दौर के अंदर आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट और विद नो इन्वेस्टमेंट? आप कौन से ममालिक हैं? फिर हम बाद में आएंगे कि आप हायर इन्वेस्टमेंट किन ममालिक में कर सकते हैं। वो अमीरों के लिए स्कीम है, लेकिन अभी फ़िलहाल गरीब गुरबा जो मेरी तरह के हैं, जो कम इन्वेस्टमेंट या ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ अपने स्किल्स के ऊपर किसी मुल्क की पीआर लेके उधर अपनी फैमिली सेटल करना चाहते हैं, वो कौन से मुल्क है? देखें आजकल तो पाकिस्तानीज़ के लिए सिटीज़नशिप बाय इन्वेस्टमेंट ही चल रहा है बिल्कुल ज़्यादातर। ऐसे ही। और इन्वेस्टमेंट आपको पता है कि वो कम से कम 2 लाख 3 लाख यूरोज़ या डॉलर से कम हो ही नहीं रही है। या अगर कोई बहुत दूर के ममालिक हैं, वो शायद आपको 1 लाख डॉलर, लेकिन 1 लाख डॉलर भी एक अमाउंट है बिल्कुल ऐसे और ही। उसके अंदर वो कह रहे हैं। पढ़े लिखे लोग जो हैं जिनके पास इतना ज़्यादा नहीं है सरमाया और वो करना चाह रहे हैं, उनके लिए आज भी पीआर की सबसे बेहतरीन ऑप्शन कनाडा की ही है, ओके। एक्सप्रेस एंट्री। ओके। एक्सप्रेस एंट्री से बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं है और सही है। इसके अंदर आपको पता है कि आपने पॉइंट्स कैसे सिक्योर करने हम्म। हैं। आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, आइल्स में आपके पास कितने मार्क्स होने चाहिए, एज का उसके अंदर पॉइंट्स होते हैं, आपके वर्क के उसके अंदर पॉइंट्स होते हैं। ये 4-5 सिर्फ फैक्टर्स हैं इसके अंदर और आपको वो डायरेक्ट पीआर दे देते हैं। यहाँ से आपने कनाडा लैंड होना है और आपको साथ ही वहाँ पे कार्ड्स जो हैं वो इशू हो इशू हो जाने हैं जाए। पीआर। तो इससे बेहतरीन ऑप्शन नहीं है और इससे सस्ती ऑप्शन भी कोई भी नहीं है। बाकी सारी ऑप्शंस जो हैं वो महंगी हैं। फिर आप कहीं पे जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब सपोज़ आपने पाकिस्तान से जान छुड़वानी ही है, अगर आपने सोच ली है, तो फिर आप टर्की की तरफ जाएँगे। ओके। और टर्की में जो है वो आपने वहाँ पे मिनिमम 2 लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट करनी है। पहले 1 लाख हुआ करती थी, बढ़ गई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जाके बिल्कुल वहाँ पे ऐसे ही। ये काम किया ना, तो अब उन्होंने भी पैसे बढ़ा दिए हैं। तो वो 2 लाख तक की आप इन्वेस्टमेंट करें, उसके बाद जाके आपको जो है वो वहाँ की पीआर मिलेगी या उसके बाद जाके आपको वहाँ पे और ये अ, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट के अंदर पूरी फैमिली को पीआर मिल रही होती है? हाँ जी, फैमिली पूरी को मिल रही फैमिली के होती है। अंदर हस्बैंड, वाइफ और हाँ, बच्चे आ रहे होते हैं? बिल्कुल ऐसी है। ठीक है। हाँ, तो वो टर्की की ऑप्शन है। फिर महँगी ऑप्शंस पे जाना है, तो पुर्तगाल की भी ऑप्शन है, जहाँ पे 5 लाख यूरो अच्छा, चल रहा है। पुर्तगाल की ऑप्शन अब महँगी हो गई हुई है? महँगी हो गई हुई क्योंकि है। एक टाइम होता था पुर्तगाल की ऑप्शन सबसे चीपेस्ट होती थी, हाँ, सबसे 1 लाख यूरो में हुआ करती हुआ थी। करती अब थी। वो अब बहुत अच्छा, ज़्यादा बढ़ चुकी है। अच्छा हुआ करती थी। हुआ करती थी। अब ज़ाहिर-सी बात है जी कि अब जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी, तो उसकी कीमत भी तो ऊपर जाएगी ना। बिल्कुल ऐसे ही। ये सेम इसी तरह डिमांड और सप्लाई वाला इसके अंदर मामला है। तो फिर बाकी सारी ऑप्शंस बहुत महँगी हैं आपके हुँ, सामने। हुँ। अब हम उस क्लास की तरफ आते हैं जो इल्लीगली किसी भी किथे भी सानू भेज दो। वो इल्लीगली डंकी लगा के जाते हैं और मैं एक प्रोसेस डंकी का पहले आपसे समझना चाहता हूँ कि ये डंकी लगती किस तरह, ताकि जो लोग हैं उनको एक चीज़ क्लियर हो कि ये डंकी जो है ये क्या चीज़ है और पाकिस्तान के अंदर ये क्यों, क्योंकि अक्सर न्यूज़ पे आता है कि इतने हज़ार लोग कश्ती में डूब के मर गए, इतने हज़ार लोग फलाने जंगल में मारे गए, इतने हज़ार लोग पहुँचे ही नहीं, उनका राब्ता ही कोई नहीं हो रहा और ये हर महीने की रिपोर्ट है। तो पाकिस्तान के अंदर अगर ये इलीगल है
और इतनी कैजुअलिटीज़ हो रही हैं इसकी वजह से, इतने लोगों का नुकसान हो रहा है, और आप पैसे दे के मौत ख़रीद रहे हैं, तो इसका एक प्रोसेस क्या है? हुकूमत रोकती क्यों नहीं है? और इस सारे मामला किस तरह चल रहे होते हैं? और जस्ट इन केस अगर आप कामयाब होकर किसी मुल्क में पहुंच भी जाते हैं तो वहाँ जाके क्या होता है? ये पूरा प्रोसेस ज़रा एक डिटेल के साथ हमें थोड़ा समझाएं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि पाकिस्तान में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। लोग क्यों डंकी लगाते हैं? सबसे पहली तो ये चीज़ है ना कि डंकी क्यों लगाई जाती है? क्यों लगाई जाती है कि लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनके साथ आगे जाके होने वाला क्या है। उनको सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं कि जी आपको हम यहाँ से बाय रोड लेके जाएँगे, गाड़ियों में बिठा के लेके जाएँगे, वहाँ पे कश्ती का सफ़र सिर्फ़ 5 मिनट का है, 5 मिनट में आपने यहाँ से वहाँ होना है, टोटल आपको 7 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे और आपको वीआईपी तरीके से जो है वो वहाँ पे पहुँचा देंगे। लोग उसके ऊपर कोई तहकीक नहीं करेंगे। लोग समझेंगे ये जो मुझे बताने वाला है यही मेरा मसीहा है और इसी ने मुझे पहुंचा देना है वहाँ पे। लोग बिल्कुल भी जो है किसी और चीज़ के ऊपर ध्यान दिए बगैर कि इससे पहले लोगों के साथ क्या होता रहा है या क्या होने वाला है इनके साथ भी, उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। अवेयरनेस की कमी है। इसके अंदर एक और चीज़ भी आती है कि लोगों को ये नहीं पता कि पाकिस्तान से वीज़ा सप्लाई होते कैसे हैं। ओके। पैसे होने के बावजूद आप ये देखें कि डंकी वाले भी दूसरे शख्स को 50 लाख दे के जा रहे हैं ना बिल्कुल यहाँ ऐसे से। ही। बिल्कुल पे 50 करके लाख जा रहे हैं। 30 35 40 लाख जो है वो डंकी लगवाने वालों का रेट है कि वो 30 35 40 लाख अगर उनको दे रहे हैं तो यही 30 35 40 लाख अगर उन्होंने अपने अकाउंट में रख के स्टेटमेंट्स अच्छे मेंटेन तरीके की से हो। रन की हुई हों या थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री बनाई हो तो खुद वीज़ा अप्लाई करके वहाँ पे पहुँच जाए। तो लोगों को अवेयरनेस की कमी है। अब होता क्या है कि यहाँ से उनको पहले सबसे पहले सब्ज़ बाग दिखा दिए, फिर उनको जो है वो एक पूरा रोड मैप दिया जाता है। सही। जो पहले रूट मैप हुआ करता था ना, आज वो ट्रेडिशनली रूट मैप ही चेंज हो चुका है। अच्छा। हाँ, डंकी लगाने के जो तरीक़ेकार हैं वही चेंज हो चुके हैं। अच्छा। पहले यहाँ से लोगों को जिद्दत आ ईरान गई है। जिद्दत आ गई है जी, वो मैं बताता हूँ वो कैसे आई है। पहले लोगों को यहाँ से ईरान तक लेके जाया जाता था, ईरान बॉर्डर से ईरान का वीज़ा दिलवा दिया करते थे। ईरान से जी उनको फिर सीधा लेके पूरा ईरान क्रॉस करने के बाद 2-3 दिन का सफ़र कराने के बाद जो है वो उनको टर्की तक लेके जाते थे। सही है। टर्की उनको इलीगल एंट्री करवाते थे उनकी, क्योंकि टर्की का तो वीज़ा उनके पास है ही नहीं ना। ईरान का भी कई लोगों के पास नहीं होता था, उनको भी वहाँ से किसी तरीके से क्रॉस करवाते थे अच्छा। पाकिस्तान से ईरान। टर्की पहुँचने के बाद हर रात को वहाँ पे एक गेम हुआ करती थी और शायद आज भी चल रही हो वहाँ पे। हर रात को वहाँ पे गेम हुआ करती थी कि आज रात को गेम होनी है, आज रात को इतने बंदे जो हैं वो बोट के ज़रिए हमने दूसरी टेरिटरी तक पहुँचाने हैं। अच्छा। लोगों को तैयार किया जाता था, जिसका दिल करता था, जिसका माइंड बन जाता था, क्योंकि लोग गए ही अगर डंकी लगाने के पर्पस से हैं तो वो तो कहेंगे कि हमें लेके जाओ। एक बोट हायर की जाती है। बोट जो है वो सपोज़ 20 लोगों की है तो उस 20 लोग उसमें सवार नहीं होंगे। कितने होंगे? उसमें कम से कम 50 बंदे 60 बंदे सवार होंगे। एक बोट जिसकी कैपेसिटी 20 बंदों की है उसमें 50-60 बंदे वो भर देते हैं। 50-60 बंदे उसमें भर अच्छा। देते हैं। अब अच्छा, ये यहाँ से ईरान और ईरान से टर्की तक जाने का भी एक बड़ा दुश्वार रास्ता है। ओके। ये कोई आसान नहीं है। यहाँ से लोगों को किस तरीके से लेके जाया जाता है, पहाड़ों पे चढ़ाया जाता है, चला के कई लोग तो टर्की पहुँचने से पहले ही दम तोड़ जाते हैं। अच्छा, मतलब कि जो ईरान का सफ़र है आपका वीज़ा होने के बावजूद वो आसान नहीं है। वो ये नहीं है कि आपको उधर कोई लैंड क्रूज़र या कोई बस या कोई वैगन इंतज़ार कर रही है, आपने पैदल सफ़र करना है। आपने पैदल भी सफ़र करना है। जब आपने ईरान से टर्की एंटर होना है तो भी तो पैदल ही है ना। ओके। ओके। वो भी तो डंकी है। ओके। तो वहाँ तक भी जो है वो लोग बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर पाते हैं। और जो लोग कामयाब होकर टर्की पहुँच जाते हैं फिर ये बाय टर्की से भी इनको पैदल चलवाया जाता है बहुत ज़्यादा, और उसके बाद एक जगह कहा जाता है जी वो नहर आ जाएगी और नहर से हम आपको इस तरह से क्रॉस करवाएंगे। तो ये वाली डंकी करवाई जाती थी पहले। ये मैं पहली ये जो पहले है जो पिछला जो ये इनोवेशन पहले से था। पहले की बात है। हाँ, तो वो कश्तियाँ डूबती थी, उसके ऊपर इतना ज़्यादा शोर नहीं होता था क्योंकि उसमें बंदे कम होते थे। ओके। 20 25 30 बंदे होते जो थे। हैं वो तो होते थे। पता नहीं चलता था, खैर पता है नहीं 20 चलता 25 था बंदों की खैर है। क्योंकि और वो डेली बेसिस पे हो रही होती थी। ठीक है। अब सख्तियाँ कर दी बहुत ज़्यादा, क्योंकि टर्की के साथ बल्गारिया का बॉर्डर है, उन्होंने बहुत सख्त जो है वो सख्ती की हुई है, वहाँ पे आप एंटर नहीं हो सकते। आप वहाँ से ग्रीस की तरफ लोग जाते थे या इटली की तरफ जाते होते थे। तो अब सख्ती ज़्यादा हो गई है, तो जब इतनी ज़्यादा सख्ती हुई है तो लोगों ने अब क्या तरीका शुरू किया हुआ था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इटली का एक पॉलिसी थी कि अगर आप डंकी लगा के या इस तरह इलीगल मीन से अगर आप इटली की बाउंड्री तक पहुंच जाते हैं या बॉर्डर तक या इटली के अंदर एंटर हो जाते हैं, इटली आपको पासपोर्ट ऑफर कर देता है। ऐसी कुछ थी ऑफर?
पासपोर्ट ऑफ़र नहीं करते थे, लेकिन वो आपको ऐसे तरीक़ेकार ऑफ़र कर देता था कि आप वहाँ पे रह सकते हैं। लीगल हो जाते हैं आप लीगल हो जाते हैं ओके वहाँ पे, मतलब आप चूँकि आप पाकिस्तान से तो जान छुड़वा कर आए हैं, तो वो आप पाकिस्तान नहीं जा सकते, बाकी आप वहाँ पे जहाँ जो कुछ मर्ज़ी कर सकते ओके हैं। डॉक्यूमेंटेशन बना के दे दी जाए, इसको सही है कहते हैं जी दस्तावेज़ात बना के दे देना। सही है तो इटली वाले आपको डॉक्यूमेंट्स बना के दे देते थे, सही है आप फिर वहाँ पे काम-शाम करते रहते सही थे। है आजकल डंकी लगाने का जो तरीक़ाकार है वो जो नया तब्दील मॉडर्न हो गया। तरीका आ अब वो गया मॉडर्न तरीका क्या है? यहाँ से लोगों को जो है ना वो लेके जाया जाता था सऊदी अरेबिया। ओके सऊदी अरब ईरान की जगह सऊदीया चले गए ईरान की जगह सऊदीया या ईरान की जगह दुबई। ओके इन ममालिक के वीज़े चूँकि बड़ी आसानी से मिलते हम्म थे। यहाँ तक के लोग जो कि उम्रा वीज़ा लेते थे, ओके वो लोग जाते थे। हम्म ठीक है? अब भी जाते, मतलब हम्म ये एक तरीक़ाकार में हम्म उनको वहाँ से बाय रोड लेके तमाम अरब ममालिक क्रॉस करवा के मोरक्को तक, हम्म और फिर मोरक्को से आगे दूसरी यार डंकी लगवा जाती थी। ओके आपने आज से 5-6 महीने पहले देखा होगा कि 3-4 कश्तियाँ एक साथ ही, मतलब डूब गई 2-2 3-3 दिन हम्म के फ़र्क से जो है वो उल्टी। हम्म वो सारी एक मोरितानिया से जा रही थी हम्म और बाकी जो है वो मोरक्को वाली हम्म साइड से जो है वो जा रही थी। हम्म तो वहाँ से उनको डंकी लगवाई जा रही थी। ओके तो आजकल इसको डिजिटलाइज़ कर दिया इन्होंने कि हम्म वीज़ा लें, हम्म बाय एयर यहाँ तक आएँ, यहाँ से बाय रोड आपको आगे तक लेके जाएँगे, और फिर वहाँ से आपको बाय शिप लेके जो है वो हम हम्म स्पेन में या इटली वगैरह में एंटर हो हम्म जाएँगे। आजकल ये तरीका बन गया है। तभी पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स के ऊपर जो है वो हम्म आजकल शदीद तरीन किस्म की सख्तियाँ सख्ती हो चल गई रही हैं ओके कि लोगों को यहाँ से जो है वो ऑफलोड किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही किया जाता है ये ऑफलोड करने वाला मसला जो है वो पाकिस्तान में आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। मैं क्योंकि कोई कुछ अर्सा पहले जब मैंने उम्रे के लिए ट्रैवल किया आज से 6 माह पहले तो उसके अंदर वो जो चेकिंग थी क्योंकि पहले भी ट्रैवल करते रहे तो उस हिसाब से वो चेकिंग नहीं थी वो शायद इसी वजह से थी जो ऑफलोड क्योंकि अक्सर लोगों को सुना जाता था कि उनको उम्रे की ही फ़्लाइट्स ऑफलोड किया और उनके बैग्स निकाल के उनके हाथ में पकड़ाए और उनका वीज़ा कैंसिल करके उनको घर भेज दिया तो ये मामला क्या ये ऑफलोड वाला क्या मामला है ऑफलोड वाला मामला यही है कि लोग जब उम्रा वीज़ा लेके यहाँ से सऊदी अरेबिया जाएंगे, और जब 10-15 दिन बाद ये पता लगेगा कि वो साहब जो हैं वो कश्ती में डूब गए हैं, हम्म, तो आप पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पे सख्ती करेंगे ना। बिल्कुल करेंगे इसमें लोग कहते हैं जी एफआईए वालों ने ये कर दिया, हम्म, एफआईए वालों ने हमारे साथ ज़्यादती कर दी, उन्होंने हमें जाने नहीं दिया, कुछ नहीं। हम्म, 90% से ज़्यादा वो लोग जो कि कश्तियों में वहाँ पे डूबे हैं हम्म, पाकिस्तानी थे, हम्म, और वो सारे यहाँ से वाया सऊदीया गए हम्म, हैं, वाया दुबई जो है वो हम्म, गए हैं, या और अरब ममालिक के थ्रू हम्म, जो है वहाँ पे गए हैं। इसलिए मोरक्को जाने वालों पे शदीद तरीन सख्ती की गई, हम्म, सऊदीया जाने वालों पर शदीद तरीन सख्ती की हम्म, गई। आपने देखा होगा कि 6 महीने पहले तक तो कश्तियाँ डूब रही थी और हम्म, पाकिस्तानी जो हैं वो उसमें अब खुदा कमी न आ गई खास्ता उनके साथ। हम्म, अब आप ख़बर नहीं सुनते हैं, क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि ये पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पे जो सख्तियाँ की हम्म, गई हैं, उम्रे पे जाने वालों के लिए ख़ास हम्म, तौर पे सख्ती की गई। उसके बाद दुबई ने वैसे ही पाकिस्तानीज़ हम्म, को जो है वो वीज़ाज़ कर दिया, और जिनके लगे भी हैं उनसे इतनी ज़्यादा क्वेश्चनिंग हो रही है हम्म, एयरपोर्ट्स के ऊपर, और उनको ऑफलोड कर दिया जाता है। हम्म, कई दफ़ा ऐसा हो भी जाता है कि कोई वाक़ई जेन्युइनली पर्पज़ से जा रहा हो तो उसको हम्म। ऑफलोड अगर उन्होंने कर दिया हो, मेरा नेक्स्ट लेकिन क्वेश्चन आपसे यही था कि इसके अंदर तो जो जेन्युइन लोग जो वाकई उम्र की सादत हासिल करने जा रहे हैं वो भी तो इसके अंदर इसका शिकार होते होंगे बिल्कुल होते हैं। लेकिन आप देखें, हमारी अथॉरिटीज़ है ना, हम्म, हमारी अथॉरिटीज़ ने अगर एक चीज़ के ऊपर काबू पाना है हम्म, कि लोग यहाँ से इलीगल होके ना जाएँ, ये किसकी सेफ्टी के लिए है? हमारी सेफ्टी के लिए हमारी सेफ्टी के लिए। कि अगर वो अथॉरिटीज़ जो हैं वो कोई चीज़ इम्प्लीमेंट कर रही हैं, उसके अंदर हो सकता है वो चीज़ कई लोगों को बुरी भी लगे। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जब ये एक दफ़ा फुली इम्प्लीमेंटेड हो जाएगी, लोग डिस्करेज हो जाएंगे इस सारे मामलात से, जब मामलात नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे तो फिर क्यों सख्ती करेंगे वो? तो अली भाई ये जो एजेंट्स हैं जो डंकियां लगवाते हैं ये कौन है आप हम जैसे लोग हैं या कोई स्पेशली कोई इदारों के साथ मिले हुए लोग हैं या कोई ट्रैवल एजेंट्स हैं ये कौन लोग हैं जो इतनी इजीली लोगों की जानों का सौदा कर रहे हैं बेसिकली इन्होंने तो ये जो डंकी लगवाने वाले हैं, इन्होंने तो ट्रैवल एजेंट्स का नाम बदनाम किया हुआ है ना। हम्म ये इनके ना तो कोई ऑफिसेज होते हैं, ओके ये चलते फिरते लोग होते हैं, सही है और चलते फिरते लोग भी दूर देहात के मतलब होते हैं, और उनका शिकार कौन से लोग होते हैं? वो लोग जो कि एजुकेशन से थोड़ा सा दूर होते हैं, जिनके पास इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती है, और वही चलते फिरते उन्हीं लोगों का शिकार करते हैं कि जी हम आपको पहुंचा देंगे जी। स्पेन जाना तो कोई बात ही नहीं है, इटली जाना तो कोई गल ही नहीं। और हमारे यहाँ पंजाबी में कोई भी काम आसानी से करना होता है, कहते हैं तो कोई गल ही कोई नहीं, गल नहीं कर बिल्कुल लांगे। ऐसे ही वो इस तरह से होता है कि वो चलते फिरते लोग होते हैं, उनके कोई ऑफिसेज नहीं होते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में अगर आप ऑफिस बना के बैठे हुए हैं, आपने लाइसेंस आपके पास होना ज़रूरी है।
हमारे यहाँ तो हर दूसरे दिन चेकिंग हो रही होती है जी, लाइसेंस है ओके। कि नहीं है। बिल्कुल सख्तियाँ हुई हुई हैं, अच्छा। चेकिंग हो रही है जी, आपके पास लाइसेंस अच्छा, है कि नहीं। पाकिस्तान के अंदर लाइसेंस का कॉन्सेप्ट है ट्रैवल ट्रैवल एजेंसीज के एजेंसी पास? में लाइसेंस का कॉन्सेप्ट है। अच्छा। आप हर दूसरे चौथे दिन हम देख रहे होते हैं कि जी एफआईए वाले आ रहे हैं, आके चेक कर रहे हैं लाइसेंस, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म वाले आ रहे हैं, आके चेक कर रहे हैं लाइसेंस। और जिस बंदे ने लाइसेंस लिया है, जिस बंदे ने ऑफिस सेटअप किया है, वो कभी भी किसी भी इलीगल एक्टिविटी में खुद से नहीं जाना चाहे। और जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, वो अपना बिजनेस नहीं तबाह करना वो चाहेगा अपना ना। बिजनेस ही तबाह करेगा, क्योंकि एक बिजनेस को सेटअप करने पे आपको पता है कि कितना ज़्यादा उस पर ब्रेन और कितने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये जो डंकियाँ लगवाने वाले लोग हैं, ये सारे चलते फिरते लोग होते हैं। और सबसे पहले जब किसी शख्स के साथ वहाँ पे कोई वाकया रोनुमा हो जाता है ना, जो बंदा यहाँ से डंकी लगा के जा रहा होता है, उसके साथ कुछ भी हो गया वहाँ पे, तो सबसे पहले कौन गायब होगा? वो जो एजेंट है, जिसने यहाँ से भेजा वैसे होगा, बिल्कुल ऐसे ही। वो सबसे पहले वो गायब होगा, क्योंकि वो चलता फिरता था, वो कहीं उसका प्रॉपर ठिकाना नहीं था, उठना बैठना नहीं था, तो उसको ट्रेस कैसे कर सकते नहीं हैं? कर सकते। तो इसलिए फिर हमारे यहाँ पे एयरपोर्ट्स पे सख्तियाँ हो जाती हैं कि जी अब लोगों को जो है वो प्रॉपर स्क्रूटनी के बाद जाने देना है, ऐसे नहीं जाने देना। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। अब हम आते हैं दी माइटी दुबई की तरफ। दुबई जो पहले पाकिस्तानियों को इस तरह वीज़ा देता था कि लोग कहते थे अगर कहीं का वीज़ा नहीं लग रहा ना, दुबई चले जाओ, दुबई का वीज़ा मिल ही जाएगा, दुबई का तो वीज़ा दरवाजे के आगे पड़ा हुआ है। दुबई को हमारे साथ क्या नाराज़गी होगी एकदम कि पिछले 1 साल से दुबई ने वीज़ा ही देना बंद कर दिया पाकिस्तानियों को। अच्छा, दुबई की नाराज़गी पाकिस्तान के साथ वैसी नहीं है जैसी लोग सोचते हैं। दुबई चाह रहा है कि वहाँ पे सिर्फ वो लोग आएँ जो कि पैसा लगाना जानते हो, सही पैसा है। कमाना नहीं वहाँ पे आके। ओके। ठीक है, ओके। ये बड़ी अहम बात बता रहा हूँ मैं। लोग जो हैं वो दुबई को ये सोर्स समझ के जाते होते थे कि उधर रुकेंगे, वीज़ा वहाँ पे चेंज करेंगे, नौकरी पे लगेंगे, पैसे कमाएंगे। उन्होंने सिर्फ इस चीज़ को चेंज कर दिया है। अब दुबई ये चाहता है कि लोग आएँ, जिस पर्पज़ के लिए आ रहे हैं, पैसा कमाएँ नहीं बल्कि लगाएँ और बिल्कुल लगा ऐसे के चले जाएँ। ही। अब वीज़ाज़ पे पाबंदी आई, लेकिन आपने देखा होगा कपल्स को और फैमिलीज़ को फिर भी वीज़ाज़ दे रहे थे। ये एक खबर आई थी कि फैमिलीज अगर आपने वीज़ा लेना, फैमिली के साथ में वीज़ा मिल जाएगा। फैमिली के साथ वीज़ा मिल जाएगा। अच्छा, उसका भी मिसयूज़ करना शुरू कर दिया पाकिस्तानीज़ ने। फैमिलीज़ के साथ वीज़ा लगवा के फिर अकेले ट्रैवल कर जाते थे। अच्छा। हाँ, ये हुआ और फिर उस पे भी सख्ती की गई उनकी तरफ से। हाँ। आप एक कानून बनाया जाता है, जब उसको ब्रीच किया जाता है तो उसके आगे एक और कानून आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। वीज़ाज़ फैमिली के साथ इन्होंने इशू करना शुरू कर दिए थे या कपल्स के साथ करना शुरू किए थे। जब उसको भी ब्रीच करना शुरू कर दिया उन्होंने कि ये क्या हो रहा है कि वीज़ाज़ हम कपल को दे देते हैं, एक शख्स जाता है और फिर आके फिर वही प्रोसेस के नौकरी ढूँढ रहे हैं, नौकरी मिल जाए सारा कुछ, उन्होंने फिर बिल्कुल ही बंद कर दिए थे ना वीज़े। और ये उसकी वजूहात थी कि पाकिस्तानीज़ को अब अगर वो फैमिलीज़ के साथ वीज़ा दे रहे हैं, मतलब कि हम लॉ तोड़ते भी हम हैं और उनको अगला सिखा भी हम देते हैं सिखा भी हम कि देते हैं। इस तरह बचत करनी है अपनी। अच्छा। और कई चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड भी हो रही थी ना वहाँ पे। लोग दुबई, अब चूँकि दुबई से वीज़ा अलग इशू होता है, शारजा से अलग है, अबू धाबी से अलग है, तो लोग दुबई से वीज़ाज़ लेके शारजा एयरपोर्ट पे उतर जाते होते थे ओके। कि हम दुबई यहाँ में से तो ट्रैवल करके हाँ, बाय रोड ट्रैवल करके हाँ, दुबई जाएंगे। हाँ, बाय रोड चले जाएंगे, क्योंकि कंट्री तो एक ही है ना। तो उसका भी मिसयूज़ कर रहे थे। वो कैसे कर रहे थे कि जब दुबई एयरपोर्ट पे सख्ती हो गई कि जी फैमिली वाले सिर्फ फैमिली के साथ ही आएंगे जिनको वीज़ाज़ मिला हुआ है, तो लोगों ने शारजा का रुख करना शुरू कर दिया। हम अब फिर शारजा एयरपोर्ट पे भी सख्ती होगी। ओके। अब वो वहाँ पे भी रोक लेते हैं, पकड़ लेते हैं, हाँ जी आपका वीज़ा तो फैमिली का इशू हुआ था, आप अकेले क्यों आ गए? तो जब जब यहाँ पे चीज़ों को ब्रीच किया जाएगा तब तब सख्ती होती ही जाएगी। ये सबसे बड़ी मेन वजह है कि सबसे लोग वहाँ पे जाके नौकरियाँ ढूंढते थे, कमाने के लिए चले जाते थे। वीज़ा लेने का मकसद ये नहीं होता कि जी आप वहाँ पे जाके नौकरियाँ ढूंढें और उनके मुल्क से कमाएं, बल्कि उनका तो वीज़ा देने का मकसद ये होता है ना कि एक शख्स आए हमारे मुल्क में, पैसे खर्च करे और टाइम से वापस चला जाए। अब वो अपनी इस पॉलिसी की तरफ आ गए हुए हैं, इसीलिए उनको पाकिस्तानी के साथ थोड़ा सा नाराज़गी है कि जी ये लोग आके यहाँ पे हमेशा ही नौकरियाँ ढूंढते हैं। आपने देखा होगा कि 95% या इवन 99% मेल जो जा रहे हैं वहाँ पे दुबई में, वो घूमने फिरने जा रहे हैं, नहीं वो तो नहीं, काम ढूंढने जा रहे वो काम ढूंढने के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने सख्ती कर दी कि फैमिली के साथ आएँ। फैमिली के अंदर ब्रीच करना शुरू कर दिया उन्होंने, तो फिर उन्होंने फिर पाबंदी लगा दी कि जी अब हमने वीज़ा देना ही नहीं है आप लोगों को। ओके। ठीक है ना। ओके। खैर अब चूंकि एक सीज़न विंटर का शुरू होने वाला है, अब खबरें आ रही हैं जी दुबई के वीज़ा जो हैं वो
खुलने अब वाले हैं। खुल चुके हैं ओके। ऑलमोस्ट, मैं अभी लास्ट वीक भी होकर आया हूँ, हम्म। लेकिन फिर अगेन फैमिलीज़ के साथ ओके। कि विदाउट आप फैमिली। जाएँ, घूमें फिरें और वापस आएँ ओके। पाकिस्तान में। नौकरी वगैरह ढूँढने की आपको ज़रूरत नहीं है। हम्म। अच्छा, इससे क्या हो रहा है, एक और चीज़ में उनका इज़ाफ़ा हो रहा है ना, हम्म। जब आपके ऊपर इतनी ज़्यादा सख्ती कर दी गई है ना कि आपने वहाँ पे अब नौकरी नहीं ढूँढनी, तो लोग दूसरी तरफ आ गए हैं कि जी हम वहाँ पे लाइसेंस बनवाते हम्म। हैं, कारोबार का हम्म। ट्रेड लाइसेंस बनवाते हैं, और वहाँ पे उस ट्रेड लाइसेंस के ऊपर अपना ही इन्वेस्टर या पार्टनर का वीज़ा निकाल हम्म। लेते हैं, तो हम वहाँ पे रहना शुरू कर हम्म। देंगे। तो इनडायरेक्टली इनकम उन्होंने किसको दे दी? यूएई को ही दे दी। बिल्कुल ऐसी। आपने लाइसेंस बनवाने पे पैसे दिए, आपने वहाँ पे ऑफ़िस सेटअप करने, हम्म। क्योंकि बगैर ऑफ़िस सेटअप के आपको लाइसेंस तो नहीं मिलेगा ना बिल्कुल दुबई ऐसी। का। बिल्कुल ऐसी। आपने जो है वो वहाँ पे ऑफ़िस सेटअप किया, आपने लाइसेंस बनवाया, आपने अपना वीज़ा निकलवाया, आप सारी इन्वेस्टमेंट फिर उनको दे दी आपने, हम्म। अपनी सारी की हम्म। सारी। तो दुबई ने एक अपना मॉडल ऐसा बना दिया है वहाँ पे कि जो बंदा वहाँ जाएगा तो वो पैसे ही लगाएगा। वो साथ नहीं कुछ ले गया यार। अब उसने कमाना है या नहीं कमाना वो तो बाद की हम्म। बात है ना, लेकिन आप जो आए हो, लेकर आए हो, वो सारा वहाँ पे लगा दो। लगा के आओ। ये उनका बिज़नेस मॉडल बन चुका है। ओके। तो इसमें इसलिए पाकिस्तानियों के साथ नाराज़गी चल रही है कि अच्छा। वो लोग आके अब कमाएँगे नहीं, हम्म। आप सिर्फ मतलब लगाएँगे। कि जो दुबई इस घर से जाना चाहते हैं कि उधर जाएंगे, कोई डिलीवरी की जॉब कर लेंगे, कोई टैक्सी या कोई अंडर द टेबल कोई जॉब कर लेंगे, कोई कैश इन हैंड वाली जॉब कर लेंगे, वो वाला मामला अब खत्म हो गया दुबई में। अंडर द टेबल तो आज तक दुबई में जॉब हुई नहीं ना। हम्म। इलीगल तो बड़ी मुश्किल, मुश्किल मिलती है। बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ये ऐसी। यूके या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा नहीं है कि अगर हम्म। आप इलीगल होके हम्म। काम कर लें। दुबई में बहुत सख्ती है और हम्म। उनको पता होता है। हम्म। यूएई है कितना सा, छोटा छोटा सा है, सा। हमारे पंजाब जितना भी नहीं हम्म। है, बल्कि इससे पंजाब से भी आधे से भी ज़्यादा हम्म। होगा। तो वहाँ पे जो है वो इस इतनी सख्ती है। हम्म। अच्छा, जो एक और चीज़ इन्होंने जो इंट्रोड्यूस करवा दी थी वो भी बड़ी अहम है। लेबर क्लास को तो वो वैसे भी नहीं आने दे रहे ना हम्म। वहाँ पे। जो पढ़ा लिखा बंदा है उसकी भी डिग्रीज अटेस्टेड होनी चाहिए फ्रॉम मोफा एंड यूएई एम्बेसी। ओके। जब तक आपके पास वो अटेस्टेड डिग्रीज नहीं होंगी तब तक आपका वीज़ा ही नहीं इशू होगा। ऑलराइट। यानी आपको अगर किसी कंपनी ने वहाँ पे जॉब ऑफर कर भी दी है ना, तो आपके पास मिनिमम ग्रेजुएशन हम्म। और आपकी जो डिग्री है वो अटेस्टेड होनी चाहिए। और ग्रेजुएशन आपको पता है कि पूरी दुनिया में 4 साल की मानी जाती है, बिल्कुल 2 ऐसी। साल की नहीं मानी नहीं जाती मानी है। जाती, बिल्कुल ठीक ऐसी। है, तो वो वो इतनी 4 साल सख्ती की है। भी जो है वो जब वो अटेस्टेशन करते हैं तो 3 साल की रह जाती है। पाकिस्तानी डिग्री जो है वो 4 साल की, वो 3 साल की रह जाती तो जब तक आपकी अटेस्टेशन नहीं होगी तब तक आपका वीज़ा नहीं इशू नहीं होगा। होगा। तो ये सारी सख्तियाँ हो चुकी हुई हैं। हम्म। या वो पढ़े लिखे नौजवान पाकिस्तान से मांग रहे हैं कि जी हम्म। वो डिग्री वाले आ जाएं। पाकिस्तान ने उनके ऊपर जो है वो यहाँ पे उनको यानी हम अपने पैसे लगा के पढ़े पले बढ़े और अब कमाई जाके वहाँ पे करेंगे, यूएई में करेंगे, तो हमारे पाकिस्तान का क्या फ़ायदा हुआ इस चीज़ कोई के फायदा अंदर। नहीं। और अगर किसी के पास 4 पैसे हैं, मैं वहाँ पे जाऊँगा तो बिज़नेस शुरू कर दूंगा, यानी पाकिस्तान से पैसा भी लेके चला जाऊँगा। अली ये भाई, मेरा मॉड्यूल है। अगला क्वेश्चन आपके लिए ना यही यही क्वेश्चन था मेरा कि पाकिस्तान से ये पिछले एक चंद अरसे के अंदर, ये 3 से 4 साल के अंदर, स्पेशली कोविड के बाद से एक बड़ा ट्रेंड देखा गया है ब्रेन ड्रेन का। कि यहाँ से जो पढ़े लिखे लोग हैं या तो वो कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं, या यूएस जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, और यहाँ पे पाकिस्तान में वो नहीं रहना चाहते हैं, और वो बाहर जाके अच्छा कमा भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। तो ये ब्रेन ड्रेन की आपको एक रीज़न क्या समझ आ रही है? और ये होता हुआ अच्छा है, ये पाकिस्तान के लिए तो ऑब्वियसली अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये रोकथाम इसकी किस तरह हो सकती है, या आप पाकिस्तानी यूथ को किस तरह मोटिवेट करना चाहते हैं, सिंस आप भी यूथ के अंदर ही शामिल हैं और आप बिज़नेस कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर रह के कर रहे हैं, पूरी दुनिया विजिट भी करते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग इट्स नॉट ईजी, आपको पैसे चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अर्न कर रहे हैं तो आप ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसके पीछे आपको क्या रीज़न नज़र आ रही है, और आप किस तरह लोगों को समझाना चाहेंगे कि बाहर जाके जो ज़िंदगी है, क्योंकि ये दूसरा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का एक दूसरा रुख है जो मेरा एक अलहदा क्वेश्चन था, लेकिन मैं इसको मर्ज कर देता हूँ इसके अंदर, कि लोग यहाँ पे एक सब्ज़ बाग बना के बैठे होते हैं, इवन दो जो स्टडी वीज़ा पे जा रहा है या जो वर्क परमिट पे जा रहा है, क्योंकि वर्क परमिट की भी एक ये देखी जाती है कि यहाँ पे 80-90 लाख करोड़ रुपए का वर्क परमिट बेचा जाता है, आगे जाके वाली वारिस कोई भी नहीं होता। पता चलता है वो कंपनी फेक थी, या वो कंपनी थी भी तो आपको कोई ना कोई मसले मसाइल आ जाते हैं। तो इधर से लोग जो सब्ज़ बाग लेके जा रहे हैं, उनको जब वो रियलिटी हिट होती है, तो वो रियलिटी वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ज़िंदगी आसान है या मुश्किल है, क्या मामला है? सबसे पहले तो आपको पहले जो इस क्वेश्चन का पार्ट है उसमें कि लोग क्यों जा रहे हैं। हम्म। ठीक है, यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ तो है ही नहीं ना। हम्म। आप जब एक शख्स देखता है यार मैं भी इसी फील्ड में ग्रेजुएट हूँ, वो भी इसी फील्ड में ग्रेजुएट है, हम्म। आईटी सेक्टर इतना ज़्यादा इन्हांस कर चुका हुआ है कि मैंने पाकिस्तान में आईटी में मैंने भी ग्रेजुएशन की, उन्होंने भी ग्रेजुएशन की, लेकिन जब वो जर्मनी पहुँचा
उसकी वहाँ पे सैलरी जो है वो 4,000 यूरो लग गई, ठीक है। पाकिस्तान में वो बैठा हुआ है और ग्रेजुएट है, तो उसको यहाँ पे सैलरी क्या ऑफर होगी? 70-80,000 या ये मैक्सिमम 100,000। ऐसी। तो जब वो उसको उसके साथ कंपेयर करेगा तो सबसे पहले उसका ब्रेन ट्रेन होना शुरू होगा कि जी मेरे साथ जो बैठ के काम किया करते थे, पढ़ते थे, सारा कुछ करते थे, आज वो वहाँ पे बैठ के ये काम कर रहे हैं। उनको वहाँ पे उस चीज़ का जो बदल मिल रहा है वो इतना अच्छा मिल रहा है कि हमें तो यहाँ पे उस तरह से नहीं मिल रहा। फिर फैसिलिटीज़ की बात, आपके यहाँ पे पाकिस्तान में हर तरह से फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती हैं। आपके यहाँ पे नेट स्टेबल नहीं है। मेरे जैसा बंदा अगर एक बिज़नेस कर रहा है ना, तो मुझे हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद किसी को बुलाना पड़ता है, नेट वाले को, आईटी वाले को, कि यार ये हमारे नेट क्यों नहीं ठीक चल रहे हैं। आप पाकिस्तान से बाहर कदम रखते जाएँ, आपके मोबाइल के ऊपर 5G लिखा हुआ आ जाता है। बिल्कुल ऐसी है, ठीक है? बिल्कुल ऐसी है। जब आप फैसिलिटीज़ को कंपेयर करेंगे और आप अपने दोस्तों के साथ उसको कंपेयर करेंगे, तो आप समझेंगे कि आप शायद पाकिस्तान में आपको नहीं रहना चाहिए। तो इससे लोगों के माइंड बदलना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान के ऊपर तवज्जो फैसिलिटीज़ के ऊपर होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर होनी चाहिए, जो कि शायद नौजवानों के पास अब है नहीं यहाँ पे ना। और उनको नज़र यही आ रहा होता है कि फ़लानी कंट्री में हमारे लिए ये स्कोप है, फ़लानी कंट्री में ये है, तो हम किसी ना किसी तरीके से वहाँ पे पहुँच जाएँ। लेकिन इस चीज़ का एक दूसरा रुख भी है। क्योंकि ये भी आपने सब्ज़ बाग सारे दिखा दिए कि दिखा नेट दिए। अच्छा है, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, फैसिलिटीज़, लाइफ़स्टाइल हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ, 4,000 यूरो भी कमा रहा है वो। वो जब वो उसको 4,000 यूरो को कैलकुलेटर पे ज़रब देते हैं, तो वो मेरा ख़्याल है उसकी पूरे साल की इतनी सैलरी नहीं बनती जितनी वो 1 महीने के अंदर सैलरी ले रहा है। ये इसका सब्ज़ बाग दिखा दिया। अब इसका दूसरा रुख क्या है इस तस्वीर दूसरा का? रुख क्या है? ज़रूरी नहीं है कि सबको 4,000 मिल जाए, ठीक है ना? कई लोग बड़े शौक से चले जाते हैं वहाँ पे, स्टूडेंट वीज़ा भी लेके चले जाते हैं। जब वहाँ पे पहुँचते हैं ना, तो तब उनको पता लगता है कि हम किधर आ गए हैं, हाँ, ठीक है? आप पाकिस्तान में आप शहंशाहों वाली ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। आज मैं आपके यहाँ पे आया हूँ स्टूडियो में, तो आपने 3-4 कमरे तो ऐसे ही खाली रखे हुए हैं, ठीक बिल्कुल है? ऐसी है। आप वहाँ पे एक कमरा भी खाली रख सकते हैं। नहीं रख सकते। आपने अगर वहाँ पे रहना है तो शेयरिंग पे रहना है, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है? एक कमरे को शेयर करना है। लाइनें लगी हुई होंगी जब आप घर से बाहर निकलेंगे, और आपने जब किसी बस में या आपने ट्रेन में, आप सपोज़ लंदन में ही हैं, तो आपने वहाँ पे जो उनकी अंडरग्राउंड चलती है उसमें आप जाना होगा, तो लाइनें लगी हुई होंगी उसके अंदर बैठने के लिए, ठीक है? आपको बिल्कुल जाते ऐसी साथ तो कोई फैसिलिटी नहीं ना मिल जाएगी कि आपने लाइसेंस ले लिया, गाड़ियाँ ले ली, इतने पैसे ही नहीं होंगे आपके पास। फिर आप सारा दिन वहाँ से लगा के जो है वो काम करेंगे, काम ढूँढेंगे, कुछ भी करेंगे। उसके बाद जब आप वापस आएँगे 12-12 घंटे के बाद, और आके फिर आपने एक कमरे के अंदर कैद होना है। आपके यहाँ वो ज़िंदगी नहीं है। पाकिस्तान में लोग शहंशाहों वाली ज़िंदगियाँ गुज़ारते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो ये ज़िंदगी बिल्कुल ऑपोज़िट होती है। उस तरह से नहीं होते हैं मामलात। ये सारी चीज़ें लोगों को वहाँ जाके पता लगती हैं। अच्छा, फिर जब किसी को जॉब नहीं मिल रही होती, तो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है। फिर वो फ्रस्ट्रेशन में क्या करता है कि उसको जो और जॉब मिलती है ना, वो करना शुरू कर देता है। सपोज़ किसी पंप पे जो है वो खड़ा हो गया। ऑब्वियस सी बात है कि जो बंदा यहाँ से फॉर एग्जांपल स्टूडेंट वीज़े पे भी जा रहा है, तो वो क्योंकि पाकिस्तानियों की सोच मैंने जो देखी, जो अपने इर्द-गिर्द के एक एक्सपीरियंस से देखी, वो ये देखी कि जो स्टूडेंट वीज़े पे भी जा रहा है ना, वो उसकी कोशिश होती है मैं सिर्फ पहली फ़ीस लेके जानी, बाकी मैं उधर जाके करनी। बाकी मैं उधर से पूरी कर लूँगा। और जो मशवरा दे रहा होता है बंदा, और जो उनको सब्ज़ बाग दिखा रहा होता है, वो भी यही कहता है कि इधर तो पैसा ही पैसा है। तो वो एक रियलिटी बताएँ कि जो ये लोग समझ के जाते हैं कि हमने सिर्फ पहली फ़ीस घर से लेके जानी है, या वो भी जो है हम वो किसी से उधार उठा के तो वापस जाके उधर पहुँचते साथ ही 2 महीने में हमने उधार देनी है, तो ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता ऐसा। यहाँ तक कि यूके में जो लोग जाते हैं ना, हुँ। पहली फ़ीस अपनी साथ लेके चले गए हैं। पहली फ़ीस साथ भी नहीं लेके जाते, बल्कि वो पहली फ़ीस जमा करवा के इंस्टॉलमेंट जाते हैं। जमा करवा के जाते हैं, वो भी हाँ, इंस्टॉलमेंट में करवा 6 लेते हैं। महीने बाद आपके सर पे दूसरी फ़ीस खड़ी हुई है, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है? सपोज़ आपकी फ़ीस मिनिमम भी इस टाइम पे लंदन में कितनी होगी? 5,000, हुँ, 5,000 पाउंड है। हुँ, आपको वहाँ पे पहले 3 महीने, 4 महीने तो जॉब ही नहीं मिलनी। हुँ, जब आपको पहले 3-4 महीने जॉब नहीं मिलेगी, जो कुछ पैसे आपके पास हैं, वो सारे आप लगा चुके होंगे। बिल्कुल ऐसी है। आपका एक सर्कल चलना शुरू हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा कि चौथा महीना शुरू हो गया और 5वें महीने के बाद मैंने फ़ीस भी जमा करवानी है, रेंट भी मैंने अपनी जेब से देना है, ट्रांसपोर्ट भी और खाना-पीना भी जब मैंने अपनी जेब से देना है, तो मैं क्या करना शुरू कर दूँगा कि यार मुझे कहीं तो कुछ रख लो, रख लो, ऐसी है। ऑड जॉब्स। हुँ, कहीं पे आपको सिक्योरिटी के लिए खड़ा कर दिया जाएगा, कहीं पे आपको वहाँ पे अंडर द टेबल
काम हो हो जाते जाता हैं, है। टेक अवे पे आपको खड़ा कर दिया। लेकिन आप जब सारा दिन टेक अवे पे खड़े रहेंगे, सारा दिन आप काम करेंगे और एंड पे आपको जब 40-50 पाउंड मिलेंगे ना, और जब आप सोचेंगे कि मैंने 5,000 पाउंड फ़ीस जमा करवानी है, हुँ, जो कि अब 2 महीने बाद सर पे खड़ी है, तो आपके पास क्या ऑप्शंस रह जाएँगी? कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगी, डेड एंड है। डेड एंड है। लोग ये नहीं समझते यहाँ पे बैठे हुए कि जब हम वहाँ पे जाते हैं तो हमारे साथ क्या हो सकता है। हुँ, ठीक है? हुँ। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जो एयरपोर्ट तक जब पहुँच जाते हैं, वहाँ पे एयरपोर्ट से जब बाहर निकलते हैं तो उनको ये नहीं समझ आ रही होती कि हमने अब जाना जाना कहाँ कहाँ पे है? है। जो लोग क्योंकि एक सिस्टम को समझने में आपको 6 महीने तो कम से कम चाहिए, क्योंकि अब नया सिस्टम है, लैंग्वेज डिफरेंस है, कॉन्फिडेंस नहीं होता पाकिस्तानियों के अंदर उस तरह बात करने का। उधर पहुंच के आपको रास्ते नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि मैंने यूनिवर्सिटी पहुंचना कैसे है, घर वापस कैसे आना है। सबसे पहले तो मसला ये आता है वहाँ पे लोगों को पहुंच के कि वहाँ पे रिहाइश का मसला होता है। जो यहाँ से लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वहाँ पे जाके मैं एक बेहतरीन से किसी घर के अंदर या किसी अपार्टमेंट के अंदर रहूँगा, वहाँ पे जाके पता चलता है जी कि वो एक कमरे के अंदर 5 बिस्तरे बिछे हुए हैं, जिसके अंदर रात की शिफ्ट जो लगा के आ रहा है उसने सुबह के टाइम सोना है, जो सुबह की शिफ्ट लगा के जा रहा है उसने रात को आके सोना है। इस तरह शेयरिंग चल रही होती। तो 6 महीने गुजरने के बाद अब मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, अब अगला लोग क्या करते हैं, क्विट कर देते हैं या वापस आ जाते हैं, या उसको किस तरह सर्वाइव कर रहे होते हैं उस चीज़ को। लोग जो है वो सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ते हैं अच्छा। और सिर्फ काम पे फोकस करना शुरू कर देते हैं कि ओके। जहाँ पे भी अब उनको काम मिल रहा है और वो हम्म। करते रहते हैं। तीसरे नंबर पे वो असाइलम, जो मैं आखिरी। असाइलम की तरफ आऊँगा। अच्छा, असाइलम का एक क्वेश्चन रहता है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो लोग कोई यूनिवर्सिटी क्विट कर दी, अब यूनिवर्सिटी क्विट करने के बाद तो आपका वीज़ा वैलिड नहीं रहेगा मेरा ख्याल है। आपको यूनिवर्सिटी क्विट करनी पड़ेगी। उसकी रीज़न क्या है कि यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है वो सारा होम ऑफिस के साथ अटैच्ड है। आप नहीं जा रहे हैं कहीं पे पढ़ने के लिए, आप वहाँ की फ़ीस नहीं दे रहे हैं, तो आपको जो है वो उन्होंने कैंसल करना ही करना है। ठीक है? आपको एक दफ़ा लेटर भेजेंगे कि जी आप कहाँ हैं? आप क्लास नहीं जॉइन करने आ रहे, आपकी फ़ीस पेंडिंग है। दूसरी दफ़ा भेजेंगे, तीसरी दफ़ा वो आपको फिर एक किस्म का वार्निंग देंगे कि जी हम होम ऑफिस को आपका रिकॉर्ड भेजने लगे हैं कि आप यहाँ पे ना तो क्लासेस अटेंड कर रहे हो और ना ही यहाँ पे जो है वो आप फ़ीस पे कर रहे हो, तो हम आपका वीज़ा कैंसल करवा देंगे। तो वो 2, 3, 4 लेटर तक तो लोग वेट करते हैं। जब उनको आखिरी दफ़ा ये कह दिया जाता है कि अब आपका रिकॉर्ड जाने लगा है वहाँ पे, तो फिर एंड पे आके वो आखिरी ऑप्शन यूज़ करते हैं। हुँ। लेकिन पहले ये वाली ऑप्शंस में ना उनके 5-6 महीने, 7 महीने गुज़र जाते हैं। सुकून हो जाता है, पैसे जुड़ जाते हैं। पैसे जुड़ जाते हैं, हाँ, तो उनका फिर यही होता है कि वो पैसे जोड़ लें। फिर कई लोग उसके अंदर फिर ऐसा करते हैं कि वो यूके से यूरोप की तरफ निकलने की कोशिश करते हैं, इलीगली जाते हैं। इल्लीगली। हुँ, उन्होंने कोशिश ये करनी होती है चूँकि फ्रांस जो है वो वहाँ पे ट्रेन जाती है वहाँ से, तो वो किसी न किसी तरीके से जो है वो फ्रांस और फ्रांस से पूरे यूरोप के अंदर वो एंटर होते हैं। हुँ। आखिरी ऑप्शन उनके पास ये होती है, इसके अलावा भी अगली ऑप्शन होती है वो यूके से फ्रांस का बॉर्डर क्रॉस करना ईज़ी है? बेसिकली बीच में चैनल है। चैनल मतलब पानी है, ठीक है, समंदर है। वो अंडरग्राउंड ट्रेन जाती है, वो और पानी से वो गुज़र के जाती है, अंडरग्राउंड वैसे जो ही। है वो चैनल टनल के थ्रू हुँ, जो है वो जाती है और लोग जाने वाले जो हैं हुँ, वो उसके ऊपर जाते हैं हुँ। पूरे तरीके। बॉर्डर कंट्रोल तंग नहीं करता? वही ना उनके पास तरीके जैसे हैं। पाकिस्तान से अच्छा, तरीके हैं। तरीक़ेकार हैं वही तरीके। मतलब एक छोटे साइज़ की डंकी वो भी लग जाती है। छोटे साइज़ की बिल्कुल डंकी वहाँ पे लगती है क्योंकि यूके से फ्रांस जाने में इतना हुँ, इशू नहीं है, फ्रांस से यूके आने में बहुत हुँ, इशू है। उनकी सख्ती ज़्यादा है, हुँ, फ्रांस की सख्ती इतनी नहीं है, हुँ। तो लोग वहाँ से यूरोप एंटर हो जाते हैं। इस पॉडकास्ट का आखिरी क्वेश्चन है, जो कि मैंने एंड तक बचा के रखा हुआ था, जो लफ्ज़ आपने पहले भी इस्तेमाल किया, असाइलम। कई मुल्कों में लोग असाइलम लेते हैं। कोई पॉलिटिकल असाइलम ले लेता है, कोई डिफरेंट मामलात पे असाइलम ले लेता है, कोई यहाँ की कोई दुश्मनी शो करा के असाइलम ले लेता है। एक असाइलम यूके के अंदर बड़ा आम हुआ हुआ है, जो गे असाइलम के नाम से। जो लोग जिसके ऊपर लोग बात नहीं करते, और मेरा ख्याल है आप तो अगर इस्लाम के दायरे के से भी खारिज हो जाते हैं अगर आप इस तरह की किसी मीन से। और मेरा अगर ज़ाती तौर पे मैं देखूं तो ऐसे पासपोर्ट को लेना भी मेरे हिसाब से जुर्म है इस्लामी तौर पे भी, कि आप अपने आप को एज अ गे शो करवा के आप एक असाइलम ले रहे हैं सिर्फ इसलिए एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट के लिए। असाइलम क्या चीज़ है? और ये गे असाइलम जो पाकिस्तानियों के अंदर एक पिछले दिनों, क्योंकि बीबीसी एक रिपोर्ट के हिसाब से एक इंटरव्यू भी फैसलाबाद के किसी लड़के का आया है और वो बड़ा वायरल हो गया। तो वो पाकिस्तान में किस तरह मुँह दिखाते होंगे और वो किस तरह बताते होंगे जो मैंने ये जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट लिए ये मैंने किस तरह लिए। तो ये इसके ऊपर थोड़ी-सी रोशनी डालें। और ये असाइलम अगर आपने लेना ही है, तो असाइलम है क्या चीज़, और असाइलम के अलावा कोई मुतबादिल उसका तरीका क्या है कि असाइलम ना अप्लाई किया जाए, और उसके अलावा भी अगर आपने उधर टिकना ही है तो उसको किस तरह टिका जा सकता है? सबसे पहले तो ये कि असाइलम है क्या? असाइलम जो है वो बेसिकली मैं गया हूँ दूसरे मुल्क में।
मैंने वहाँ पे जाके जो है वो गया, मैं लीगल हूँ, ठीक है, स्टूडेंट वीज़े पे चला गया, विजिट वीज़े पे चला गया। ठीक है, विज़िट वीज़े पे चला गया। मैंने उधर जाके ये बोला कि जी मुझे अपने मुल्क वापस नहीं जाना, क्योंकि मुझे अपने मुल्क में ख़तरा है। इट कैन बी अ पॉलिटिकल रीज़न, इट कैन बी अ पर्सनल रीज़न, कोई ख़ानदानी दुश्मनी हो सकती है, किसी से लेन देन का मसला हो सकता है, कोई वैसी जानी दुश्मन हुआ हुआ हो सकता है, कोई भी रीज़न शो करवाई जा सकती है। तो उस रीज़न के अंदर आपको ये साबित करना पड़ता है कि वाकई आपको पाकिस्तान के अंदर ख़तरा है, तो आपकी असाइलम की एप्लीकेशन अप्रूव होगी, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होगी। तो लोगों को असाइलम इस तरीके से करते हुए देखा है। पॉलिटिकल असाइलम एक टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा और उसके अंदर बहुत सारे लोगों को मिला भी। आपको पता होगा बहुत सारे पॉलिटिशियंस गए हैं और होता रहा है वहाँ पे ये सारा मामला। अब जो है वो ये चीज़ चेंज हो चुकी हुई है। अच्छा, एक और बड़े मज़े की आपको मैं बात बताता हूँ कि असाइलम लेते हैं ये कह के कि हमें हमारी जान को पाकिस्तान में ख़तरा है। पासपोर्ट मिलने के बाद सबसे पहले आता ही सबसे पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान आ जाते हैं। ये कितनी मुनाफ़िक़त है। अच्छा, असाइलम के बहुत ज़्यादा क्या होते थे जी, पॉलिटिकल कर लिया और किसी भी तरह से, और आजकल आपने जैसे कहा गे असाइलम, ये एक क्योंकि रियलिटी। ये ना चीज़ मेरे सामने तब आई कि मेरे कुछ दोस्त यूके गए और उन्होंने ये ना जब ये मुझे उन्होंने ये रियलिटी बताई तो मैं पहले यकीन नहीं करता था इस बात पे कि लोग स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ से जाते हैं और वहाँ जाते साथ ही गए असाइलम अप्लाई कर रहे थे। तो इसके पीछे क्या रियलिटी है, क्या वजह है, और वो यूके गवर्नमेंट को नज़र नहीं आता? क्योंकि यूके गवर्नमेंट ने मेरा ख्याल है इसका मुतबादल भी एक निकाला था कि जितने गेज थे इन सारों को कोई अफ्रीका के अंदर कोई एक आइलैंड है जो यूके ब्रिटिश ही रूल है उसके ऊपर, उधर इन्होंने एक्सपोर्ट करना इनको शुरू कर दिया था कि गंद यहाँ से निकाला जाए। तो इसके पीछे उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, गे असाइलम क्यों लोग अप्लाई कर रहे हैं और इसके पीछे मसले मसाइल क्या आ सकते हैं और क्या मामला हो सकते हैं? यूके में ना एक बिल पेश किया गया था जो कि अप्रूव नहीं हुआ, हम्म। मतलब अपोजिशन ने उसको अप्रूव हम्म। नहीं करने दिया या इस तरह से मामला। रवंडा में उन्होंने एक जगह ली थी हम्म। कि जी जो भी असाइलम जो है वो हम्म। अप्लाई करेगा तो उसको जो है वो हम रवंडा भेज देंगे, हम्म। ठीक है। लेकिन वो बाद में उसके अपोजिट बहुत ज़्यादा हम्म। शोर पड़ा और वो हम्म। नहीं हुआ। अब आज की डेट के मुताबिक कम से कम मैं ऐसे कोई 25 से 30 पाकिस्तानीज़ को जानता हूँ यूके में, जो कि एप्लीकेशन जिनकी सबमिट हुई हुई है गी एप्लीकेशंस, ओके। बिल्कुल। और जितने भी कंसल्टेंट्स पाकिस्तान में वीज़ाज़ का काम कर रहे हैं, आप किसी से भी पूछ लें, सबके पास किसी ना किसी की कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगी। क्योंकि ज़ाहिर बात है लोग उनके से काम करवा के वहाँ पे गए हुए हैं और उनको पता होता है। आजकल रिबर्टल भी ये दिया जा रहा है कि आपका कुछ नहीं बनेगा ना, लेकिन आपका ये काम बन जाएगा वहाँ पे, पक्के हो जाओगे। पक्के हो जाओगे वहाँ पे। अच्छा, वो क्यों लिया जाता है ये असाइलम? सबसे फास्ट प्रोसेस है उसका। आप कोई और असाइलम वहाँ पे अप्लाई करेंगे ना तो आपको पेपर्स मिलने में 12 साल, 13 साल, 14 साल तक लग सकते वो भी कंफर्म नहीं है कि मिलने हैं कि नहीं हैं। वो मिलने भी हैं, वो कंफर्म 14 नहीं। साल बाद उनकी नीयत बदल गई, उन्होंने कहना चलो वापस। हाँ, आपने अगर अपनी फैमिली से फिर मिलना भी है ना तो आप पाकिस्तान नहीं आ सकते हो। हाँ। उधर ही आ गई फैमिली मिलने या किसी और मुल्क में मिल लिया तो मिल लिया। ये वाला असाइलम 1 साल से लेके 18 महीने के अंदर अंदर अप्रूव्ड हो जाता है। लोग इसलिए इसके पीछे भागते हैं। अच्छा। हाँ जी, और आप ये देखें कि ये भी मुनाफिकत है ना कि आप पहले आपने झूठ का सहारा लिया कि जी असाइलम चाहिए, पाकिस्तान में मसला है। उससे बड़ा झूठ ये कि मैं गे हूँ और मुझे जो है वो असाइलम दे दिया जाए और मुझे पाकिस्तान में मार दिया जाएगा। तो ये चीज़ें चल रही हैं और इसके सबसे आई ओपनिंग चीज़ ये है कि लोग किए जा रहे हैं मुसलसल। और मेरा ख्याल है कि अगर किसी बंदे का असाइलम अप्लाई अगर वो करता है और उसका एक्सेप्ट नहीं होता, रिजेक्ट हो जाता है, तो पाकिस्तान आके भी उसको सज़ा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी पाकिस्तानी चाहिए। अथॉरिटीज़ को इसके ऊपर कोई सख्ती करनी चाहिए कि लोग इसकी तरफ ना जाएं, लोग माइल ना हो। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि अगर आप कोई असाइलम अप्लाई करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपको एक पार्टनर भी शो करना पड़ता है और आपको उसके साथ एक रिलेशन शो करना पड़ता है, क्योंकि वो भी एक रिलेशन और एविडेंस के बगैर आपको वो नहीं अप्रूव करते। असाइलम है ही एविडेंस पे हाँ। और इस चीज़ का आपको एविडेंस भी देना है। तो आप क्योंकि सोचें इस कि तरह की एक चीज़ वो जो पेपर मैरिज भी जिसको एक नाम दिया जाता है, तो वो भी एक मामला चलता था और अभी भी चलता है, लेकिन अब काफ़ी सख्ती हो गई हुई है उसके ऊपर। काफ़ी लोग हैं यूरोपियन हैं जिनके पास पासपोर्ट है, तो वो पाकिस्तानियों के साथ पेपर मैरिज के लिए शादी करते हैं, पैसों के लिए शादी करते हैं और वो आपको पेपर मिल जाता है। ये भी उसी एक तर्ज की ही बिल्कुल चीज़ ऐसे है। ही है। आपको साबित करना पड़ेगा। आप यहाँ से या पाकिस्तान से जो है वो किसी यूरोपियन के साथ शादी करते हैं, ठीक है?
लेकिन जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपसे पूरे सबूत मांगते हैं ना बिल्कुल ऐसे कि ही। आप शादी का एविडेंस दें, आप वीडियोस दें, हाँ, आप पिक्चर्स वगैरह दें, हाँ, आप मिले कहाँ पे थे, हाँ, और इतने इतने क्वेश्चंस होते हैं उसके हुँ, अंदर। तो आपको क्या लगता है असाइलम में जो लोग ये असाइलम अप्लाई करते हैं तो उनको क्या क्या कुछ साबित करना पड़ता होगा जो कि वो नहीं बताते। जो कि वो नहीं बताते, और वो कर रहे हैं साबित। आप बीबीसी हुँ, के ऊपर एक साहब आ ही गए थे ना हुँ, सामने, हुँ, और शायद उस वीडियो के बाद उनका अप्रूव हो गया हो। हाँ, ये ऑब्वियस सी एक बात है। ये एक हुँ, देखें तरीक़ेकार है हुँ, कि आप सामने आगे बोल दिया, अब तो खतरा ही खतरा है ना जान हाँ, को। अब तो वो पाकिस्तान उसकी इज़्ज़त नहीं रही नहीं रही, अब उसने वो भी एविडेंस देना साथ में कि ये देखें जी कि मैंने ये देखें बीबीसी को मैं बीबीसी पे भी आया हूँ और हुँ, मैंने बीबीसी पे आके भी क्लेम किया है कि मैं गया हूँ। कि मैं हूँ और मुझे असाइलम दे दें। तो ये चल रहा है। बड़ी शर्मनाक बात है। लेकिन अली भाई थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सर शुक्रिया। आपका अपना इतनी कीमती वक़्त में से हमारे पास आने के लिए और जो बिज़नेस आप कर रहे हैं अल्लाह ताला उसके अंदर बरकत डाले और अल्लाह ताला आपको जिस तरह आप कामयाबियाँ छूते जा रहे हैं, अल्लाह ताला उसी तरह ही आपको कामयाब करता रहे, आपकी टीम को। सर आपका और बहुत शुक्रिया। आपका हमारे स्टूडियोज़ में आने का बहुत शुक्रिया और इतना इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हम इंशाल्लाह इस सीरीज़ को आगे लेके चलेंगे और एक नेक्स्ट एपिसोड के साथ लाज़मी मिलेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे और नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे और नए ममालिक के साथ मिलेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। उम्मीद है आज के आप पॉडकास्ट से मुतफ़िक होंगे और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिली होंगी। अगर आप इस पॉडकास्ट से मुतफ़िक हैं और इस पॉडकास्ट ने अगर आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ें दी हैं, इस चैनल को लाज़िम सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, लाइक और कमेंट लाज़मी कीजिएगा और बताइएगा कि हम अपने अगले किस गेस्ट को बुलाएँ और आप किस बिज़नेस के बारे में जानना चाहते हैं।